हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। इंडिया के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का अगेन एंड अगेन मोस्ट वेलकम। तो बेटा, सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो गुरु की जो भूमिका होती है हम सबके जीवन में काफी अहम भूमिका निभाती है। आपने कबीर जी का एक दोहा सुना ही होगा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। समझ रहे हो ना? यानी गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, तो किसके लागू पाए, आप समझ में आया, किसके हम चरण स्पर्श करें। तो एक्चुअल में गुरु ने ही तो गोविंद का मार्ग या रास्ता दिखाया है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंस गुरु की यहां ज्यादा दी गई है। ठीक है, और गुरु की भूमिका हर किसी की लाइफ में, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो, या कोई भी हो। ठीक है, और सबसे पहले जो अपने गुरु होते हैं भाई, नॉलेज, ज्ञान। ठीक है, गुरु का मतलब समझते हो? गुरु का मतलब है कि आपकी लाइफ के अंदर जो अंधकार है, जो नेगेटिविटी है, उसको जो दूर करे। तो पहला गुरु और सबसे सच्चा गुरु जो होता है वो आपके पेरेंट्स हैं। ठीक है, आपके माता पिता, क्योंकि उन्होंने आपको इस काबिल बनाया कि आप आज, समझ रहे हो, आप पढ़ पा रहे हो और अपने उस मुकाम पर पहुंच पा रहे हो। ठीक है, जिसका आप सपना देखते हो, ड्रीम देखते हो। ठीक है, तो सीधी सी बात है, गुरु की जो इंपॉर्टेंस है हम सबकी लाइफ में, चाहे वो मैं हूं, आज मैं आपके सामने हूं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी मेरे गुरुओं का रोल रोल है। ठीक है, ठीक है, आप उस मुकाम पर हो और आगे जाने वाले हो, कहीं ना कहीं उसमें भी आपके गुरु का रोल है। ठीक है, वो गुरुजन आपके माता पिता भी हो सकते हैं, जहां से आप इन्फ्लुएंस हुए हो, जहां से आपको वो नॉलेज मिली है, जहां से आपके निगेटिविटी, आपका जो चीजें दूर हुई हैं, वो सब गुरु हैं आपके। ठीक है, तो समझ रहे हो ना? तो अगेन गुरु पूर्णिमा की सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था, ब्रीथ इन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसका आज लास्ट लेक्चर है। 3 लेक्चर में इसको एकदम ब्रेन में सेट कर दिया है, कंसाइज किया है, एक भी कंटेंट नहीं छोड़ा इसके अंदर। क्लियर है बिल्कुल? तो एकदम लेके इसको आगे चल रहे हैं और एंड करते हैं आज। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसका जो एंड किया था एक्सचेंज ऑफ गैसेस पर किया था। किस पर किया था? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर बिल्कुल? अब कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग और डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रीथिंग। क्लियर है बिल्कुल? तो आज का टारगेट हमारा क्या क्या होगा, देख लो एक मिनट। आज का जो टारगेट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है, रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग है और डिसऑर्डर्स है। क्लियर है बिल्कुल? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग और डिसऑर्डर। कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है भाई, ट्रांसपोर्ट हो किसके थ्रू रहा है? भाई, ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना कोई तो व्हीकल होगा। तो यहां दो रूट हैं, एक तो प्लाज्मा, भाई प्लाज्मा के थ्रू डिजोल्व फॉर्म में या प्लाज्मा के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट होता है, और आरबीसी में बैठ के भी गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्ट के रूट कितने? 2 रूट हैं। ठीक है, अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करता हूं तो यहां मैं एक थोड़ा इंडिकेट कर देता हूं इस चीज को। ठीक है, यहां जो ट्रांसपोर्ट होगा किसके थ्रू होगा? या तो आरबीसी के थ्रू होगा, आर बी सी, या किसके थ्रू होगा यहां पर ट्रांसपोर्ट? प्लाज्मा के थ्रू होगा, एंड प्लाज्मा। तो ट्रांसपोर्ट के जो रूट हैं बेटा, रास्ते हैं, 2 हैं, एक आरबीसी और प्लाज्मा। भाई प्लाज्मा तो डिजोल्व फॉर्म में निकल ही ली, ठीक है, या बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में वो निकल ली गैस। ठीक है, CO2 की अगर बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो वो ऑक्सीजन की फॉर्म में भाई डिफ्यूज होकर निकल जाएगी प्लाज्मा के थ्रू। ठीक है, अब बात आती है आरबीसी। तो आरबीसी के अंदर आखिर ऐसा क्या होता है जहां CO2 और ऑक्सीजन बैठ करके ट्रांसपोर्ट करते हैं? ठीक है, उनका मूवमेंट होता है। तो आरबीसी में तो एक ही चीज होती है, हीमोग्लोबिन। तो सबसे पहले पता होना चाहिए भाई हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या है। क्या हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन के बैठने की या बाइंडिंग साइड और CO2 के बैठने की यानी बाइंडिंग साइड सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? ये पता होना चाहिए। तो ये तब पता चलेगा जब पता हो आपको स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये तो पार्ट तो वैसे देखो आगे का है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम का, बट इसको यहां डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बाइंडिंग साइट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर मैं हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की बात करता हूं, समझना मेरी बात, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन में कितने पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं? 4। भाई कोई भी प्रोटीन की अगर चेन है तो उस चेन में एक साइड तो NH2 फ्री होगा और एक साइड COOH फ्री होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात?
एक साइड NH2 फ्री होगा और दूसरी साइड COOH फ्री होगा। जिस साइड COOH फ्री है वो उसका C टर्मिनस है, और जिस साइड NH2 फ्री है वो उसका N टर्मिनस है। यानी हर प्रोटीन के दो छोर होते हैं, समझ रहे हो, N छोर C छोर, मतलब N टर्मिनस C टर्मिनस। क्लियर बिल्कुल। तो अब इनकी अरेंजमेंट क्या होती है और हीमोग्लोबिन के अंदर कितने, भाई हीम और ग्लोबुलिन दो के मिलने से हीमोग्लोबिन बनता है। अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करूं तो हीमोग्लोबिन इज इक्वल टू किस किस से मिलने से बनेगा हीमोग्लोबिन, ये तो आप जानते ही हो, हीम प्लस ग्लोबुलिन। ठीक है, हीम और ग्लोबुलिन के मिलने से हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हीम और ग्लोबुलिन के मिलने से, समझना मेरी बात। ग्लोबुलिन एक प्रोटीन है, ग्लोबुलिन एक प्रोटीन है, समझना मेरी बात, ग्लोबुलिन एक प्रोटीन है। तो अगर मैं इस प्रोटीन का डायग्राम बनाऊं पहले ग्लोबुलिन का, तो उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। कितने? 4 पॉलीपेप्टाइड्स। 1 पॉलीपेप्टाइड अल्फा चेन होगी, ठीक है, सेकंड पॉलीपेप्टाइड बीटा चेन होगी, सॉरी ये भी अल्फा ही है। थर्ड पॉलीपेप्टाइड समझना बीटा चेन होगी। फोर्थ पॉलीपेप्टाइड अगेन बीटा चेन होगी। यानी यहां पर ध्यान ये रखना है आपको, सेंटर में दिखा देता हूं मैं। समझ रहे हो, ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, समझना। ये अल्फा चेन है, तो ये भी अल्फा चेन है, ये बीटा चेन है, तो ये भी बीटा चेन है। एक हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। ये चारों चेन आपस में C टर्मिनस से जुड़े होते हैं। इन सबके COOH आपस में कनेक्टेड होते हैं, सबके COOH आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, समझना मेरी बात। जबकि इन सबके NH2 फ्री फॉर्म में होते हैं, NH2 और NH2। समझना अच्छी तरीके से। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ये हम बात कर रहे हैं भाई ग्लोबुलिन पार्ट के। तो ग्लोबुलिन का फॉर्मेशन 2 अल्फा और 2 बीटा चेन के मिलने से होता है। ठीक है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब इससे कौन जुड़ा होता है? हीम जुड़ा होता है। अगर मैं हीम की बात करूं, समझना, अगर हम हीम की बात करते हैं तो हीम का डायग्राम ड्रॉ करता हूं मैं। तो हीम के अंदर 4 तो पेंटा रिंग्स होते हैं। कितने? 4। चलो ऐसे दिखा देते हैं। 4 तो पेंटावेलेंट रिंग होते हैं, और इनसे जुड़ा होता है आयरन Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, ये हीम वाला पार्ट हो गया। अगर मैं हीम की बात करता हूं तो हीम के अंदर क्या क्या चीज मिल रही है आपको? हीम के अंदर एक तो पेंटावेलेंट रिंग मिल रही है आपको, पोरफिरिन रिंग बोलते हैं, जिससे आयरन जुड़ा हुआ होता है, वो भी फेरस फॉर्म में, Fe2 पॉजिटिव। ये है हीम। और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन क्या हो गए? ग्लोबुलिन हो गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइट्स कहां होती हैं हीमोग्लोबिन के अंदर। अगर मैं ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइट की बात करता हूं तो बेटा समझना, ऑक्सीजन हमेशा हीम से बाइंड करती है। ठीक है, ऑक्सीजन की बाइंडिंग किससे होगी? ऑक्सीजन की बाइंडिंग हमेशा हीम से होगी। ठीक है, और CO2 की बाइंडिंग किससे होगी? CO2 की बाइंडिंग हमेशा ग्लोबुलिन प्रोटीन से होगी। ठीक है, अगर मैं CO2 की बाइंडिंग करता हूं ग्लोबुलिन प्रोटीन से होगी। हीम की बाइंडिंग की बात, ऑक्सीजन की बाइंडिंग की बात करता हूं, हीम से होगी। तो ऑक्सीजन कहां बाइंड करेगी? ऑक्सीजन बाइंड करेगी आयरन से, ऑक्सीजन बाइंड करेगी आयरन से, ऑक्सीजन बाइंड करेगी आयरन से, ऑक्सीजन बाइंड करेगी आयरन से। यानी ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट्स कितने होते हैं? जितने आयरन होते हैं Fe2 पॉजिटिव फेरस फॉर्म में। फेरिक Fe3, रिक मतलब रिच, रिच मतलब ज्यादा, अगर कंफ्यूजन हो जाए तो Fe3 को फेरिक बोलेंगे, Fe2 को फेरस बोलेंगे। क्लियर बिल्कुल। तो ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट समझ में आगे कौन से होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं CO2 बाइंडिंग साइट। भाई जहां ऑक्सीजन बाइंड करते हैं वहां CO2 बाइंड नहीं करता, और जहां CO2 बाइंड करता है वहां ऑक्सीजन बाइंड नहीं करता। मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो ये ग्रीन से अच्छा ग्रीन से दिखाते हैं, व्हाइट से दिखा देते हैं, कोई नहीं। ये CO2,
तो अगर CO2 की बात करूं तो CO2 कहां बाइंड करेगी, NH2। CO2 कहां बाइंड करेगी, NH2। CO2 कहां बाइंड करेगी, NH2। और CO2 कहां बाइंड करेगी, NH2। यानी CO2 की बाइंडिंग साइट जो होती है वो प्रोटीन का एन टर्मिनस होता है, समझ रहे हो। तभी तो CO2 हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के क्या बनाती है, कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये क्या कर रही है, अमाइनो ग्रुप से जुड़ रही है, कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन। तो CO2 की बाइंडिंग होगी तो क्या बोलते हैं इसको, कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन बन गया भाई। ऑक्सीजन की बाइंडिंग हो गई तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, ये तो सिंपल है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। पर इसको बोलेंगे कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन, क्योंकि CO2 हीम से नहीं जुड़ती, CO2 प्रोटीन से जुड़ती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन से जुड़ती है, उसके एन टर्मिनस से जुड़ती है। तो CO2 की बाइंडिंग साइट्स क्या होगी, ठीक है, इसका एन टर्मिनस NH2। ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइट क्या होगी, Fe। अच्छा लिख देते हैं इसको, ओहो तो मामला बिगड़ गया थोड़ा सा, कोई नहीं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, इसको अभी सही कर देते हैं। हाँ बेटा, ठीक है, ओके। तो मैंने ड्रॉ कर दिया है इसको, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं, और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के अंदर हमने बोला कि ऑक्सीजन और CO2 का मेनली ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अगर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करते हैं तो ऑक्सीजन और CO2 प्लाज्मा के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, और RBC की यानी हीमोग्लोबिन के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्लियर है बिल्कुल। अब ये डिपेंड करता है कि रूट किसको कौन सा लेना है उसकी सॉल्युबिलिटी पर। भाई ऑक्सीजन और CO2 में जिसकी सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता ज्यादा होगी वो प्लाज्मा का हाथ पकड़ के निकल लेगा प्लाज्मा के थ्रू, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी वो RBC में बैठेगा और हीमोग्लोबिन से जुड़ करके RBC में बैठ के ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ध्यान रखना है आपको, अगर ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन से, समझ रहे हो, तो हीमोग्लोबिन में किससे होगी, ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन में हीम से होगी, हीम में किससे होगी, आयरन से होगी। जब ऑक्सीजन आयरन से बाइंड करेगी तो क्या बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऐसे ही मैंने CO2 का बताया, CO2 किससे बाइंड करेगा, CO2 बाइंड करेगा ग्लोबुलिन प्रोटीन से, उसमें भी किससे, आप बोलोगे उसमें NH2 से, समझ रहे हो, किससे बाइंड करेगा, NH2 से बाइंड करेगा। और NH2 से जब CO2 की बाइंडिंग होती है तो क्या बनता है, कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन बनता है, क्योंकि अमाइनो ग्रुप से जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, HbCO2 बोलते हैं इसको, HbO2 बोलते हैं, ठीक है। तो बाइंडिंग साइट दोनों की अलग अलग है, पर एक बार में कोई एक ही बाइंड करेगी, या तो ऑक्सीजन बाइंड करेगी या CO2 बाइंड करेगी, नो डाउट दोनों की बाइंडिंग साइट्स अलग अलग हैं, पर एक बार में एक ही बाइंड कर सकती है, दोनों साथ साथ बाइंड नहीं कर सकते, क्लियर है बिल्कुल। ये डायग्राम में दिखा दिया है मैंने, भाई हीमोग्लोबिन हो गया, ये हीम वाला पार्ट हो गया, हीम वाले पार्ट में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड कर रहे हैं क्योंकि 4 हीम मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। ग्लोबुलिन के अंदर 4 चेन्स हैं, कितनी चेन्स हैं, 4, 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन, क्लियर है बिल्कुल। अल्फा चेन, बीटा चेन और बीटा चेन, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, ठीक है। 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है, ठीक है। तो इन अल्फा और बीटा चेन के जो अमाइनो टर्मिनस है, एन टर्मिनस है, उससे CO2 की बाइंडिंग हो रही है, क्लियर है। दोनों की बाइंडिंग साइट्स अलग अलग हैं, पर एक बार में कोई एक ही बाइंड करेगा, दोनों साथ साथ बाइंड नहीं करेंगे। ये कंसेप्ट ब्रेन में सेट होना चाहिए, इसको बोलते हैं कंसेप्ट, ठीक है। रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, हर चीज का कंसेप्ट चलेगा, ठीक है। बिना कंसेप्ट के हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात, बिना कंसेप्ट के हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, हर चीज कंसेप्चुअल लेके चलेंगे, ठीक है। वही बात करेंगे जहां कोई कंसेप्ट है, बिना कंसेप्ट के हम कोई फालतू बात नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो अब बात करेंगे, भाई ये तो समझ में आ गया कि ऑक्सीजन और CO2 का जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्टर कंपनी है वो 2 रास्ते से ट्रांसपोर्ट करती है, या तो प्लाज्मा या RBC या CO2, क्लियर है बिल्कुल। ये ट्रांसपोर्टिंग पाथवे हैं इनके, ठीक है। अब उसमें ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, बैठ के होता है या फ्लोट करके होता है, वो भी समझ में आ गया, प्लाज्मा के थ्रू हो रहा है, ठीक है, या RBC में हीमोग्लोबिन के संग बाइंड होके हो रहा है, ठीक है, ये भी क्लियर है। अब बात करते हैं एक एक करके, पहले ऑक्सीजन की बात करेंगे फिर CO2 की बात करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन की मैंने आपको ध्यान हो NCERT में बताया भी था कि CO2 की सॉल्युबिलिटी
20, लास्ट लेक्चर में बताया था 20 से 25 टाइम ज्यादा होती है कंपैरेटिव ऑक्सीजन। भाई जब CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो प्लाज्मा का हाथ पकड़ेगी ना, और प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। क्लियर है बिल्कुल। और ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कंपैरेटिव 20 से 25 टाइम कम है, तो वो प्लाज्मा का हाथ नहीं पकड़ेगी। समझ रहे हो, वो प्लाज्मा के थ्रू बहुत कम होगी क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी कम है। ठीक है, तो मैंने साफ साफ लिख दिया है कि अगर हम CO2 की ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा के थ्रू भी होता है और आरबीसी के थ्रू भी होता है। आरबीसी मतलब हीमोग्लोबिन, एक ही बात है। ठीक है, इसके थ्रू भी होता है। प्लाज्मा के थ्रू ऑक्सीजन ओनली 2 to 3%, 2 से 3%, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। जबकि आरबीसी के थ्रू 97 से लेकर के 98% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। क्यों? ड्यू टू सॉल्युबिलिटी, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी वाटर या प्लाज्मा में बहुत कम होती है, इसलिए इसके थ्रू कम होगी। ठीक है, CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए CO2 ज्यादा ट्रांसपोर्ट करती है प्लाज्मा के थ्रू। क्लियर है बिल्कुल, जो मैं आगे बताने वाला हूं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की कम है, ठीक है, इसलिए कम, पर आरबीसी का सहारा ज्यादा लेती है। आरबीसी के थ्रू कितना? 97 से 98% ऑक्सीजन आरबीसी के थ्रू, यानी हीमोग्लोबिन से बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन समझते हो, अभी बताया मैंने, HbO2 की फॉर्म में। ये समझ में आया नहीं आया? एक कंसेप्ट, ठीक है, पहला। ठीक है, अब एनसीईआरटी बताती है, ठीक है, समझ में आ गया कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा के थ्रू कम होता है, आरबीसी के थ्रू ज्यादा होता है। ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइट भी समझ में आ गई। ठीक है, हीमोग्लोबिन में कहां होती है। ठीक है, अब जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ती है तो बनाती क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अभी बताया HbO2। अब एनसीईआरटी कहती है कि HbO2 का बनना यानी इनका जुड़ना, मतलब इनका एसोसिएशन किस पर निर्भर करता है। और एनसीईआरटी ये भी कहती है, एक साइंटिस्ट है बोर्स इफेक्ट, साइंटिस्ट ने बताया कि HbO2 का डिसोसिएशन भी होता है, इनका अलग अलग होना, इनके बीच में, ठीक है, ब्रेकअप हो जाना, अलग हो जाना, ये भी कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है। समझ रहे हो? इसके लिए बोहर साहब ने एक कर्व दिया, इसको बोलते हैं HbO2 डिसोसिएशन कर्व, उनके अलग हो जाने वाला कर्व जो एस शेप होता है, और बोहर साहब ने दिया था, सो इट इज कॉल्ड बोहर इफेक्ट, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के अंदर है। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले हम HbO2 डिसोसिएशन कर्व पढ़ेंगे, जो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों है ज्यादा इंपॉर्टेंट? ठीक है, इसको दिया किसने था? बोहर साहब ने दिया था, सो इट इज कॉल्ड बोहर इफेक्ट। एक बात समझना, तो बोहर साहब ने बताया कि ये कर्व सिग्मोइड बनता है। कैसा बनता है? सिग्मोइड। सिग्मोइड का मतलब होता है एस शेप। सिग्मोइड का मतलब क्या होता है? एस शेप बनता है। ठीक है, HbO2 डिसोसिएशन कर्व सिग्मोइड होता है, एस शेप होता है। एस शेप ही क्यों होता है, जे शेप क्यों नहीं होता? बताते हैं ये वाली बात। ठीक है, समझो मेरी बात। भाई समझो, पहले यहां दो एक्सिस हैं, एक्स और वाई एक्सिस समझ लो। इन एक्सिस के अंदर हम क्या बताना चाह रहे हैं? हम बताना चाह रहे हैं जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आप बढ़ाओगे, वैसे वैसे HbO2 का एसोसिएशन बढ़ेगा। जैसे मान लो भाई, एक हीमोग्लोबिन में कितनी बाइंडिंग साइट्स होती हैं? 4 बाइंडिंग साइट्स होती हैं। एक ऑक्सीजन बाइंड किया तो कितना परसेंट सैचुरेशन हो गया? 25%। एक ऑक्सीजन और बाइंड किया और 25% सैचुरेशन हो गया। एक ऑक्सीजन और बाइंड किया और 25% सैचुरेशन हो गया, मतलब टोटल 75% हो गया। ठीक है, और ऑक्सीजन बढ़ा दो और सैचुरेशन हो जाएगा। समझ रहे हो? यानी जब एक बार 100% सैचुरेशन हो गया, एक बार हीमोग्लोबिन का 100% सैचुरेशन हो गया, बताओ, उसके बाद में ऑक्सीजन बढ़ाता हूं तो क्या हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी? नो। यानी ऑक्सीजन का भी प्रभाव एसोसिएशन या HbO2 फॉर्मेशन में तभी तक होता है जब तक कि हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेट ना हो जाए। एक बार अगर वो 100% सैचुरेट हो जाता है ना, फिर ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो कर्व क्या बताना चाह रहा है? कर्व बता रहा है कि जैसे जैसे आप ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहे हो, सैचुरेशन बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ा रहे हो, सैचुरेशन बढ़ रहा है, पर एक बार 100% सैचुरेट हो जाए,
एक बार 100% सैचुरेट हो जाए, फिर आप कितना भी प्रेशर बढ़ा दो, सैचुरेशन नहीं होगा, ये कर्व ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ये इसीलिए ये कर्व कैसा बनता है, एस शेप। एश क्यों बन रहा है भाई, आपने ऑक्सीजन बढ़ाया कर्व बढ़ा, और ऑक्सीजन बढ़ाया सैचुरेशन बढ़ा, और ऑक्सीजन बढ़ाया सैचुरेशन और बढ़ा, और ऑक्सीजन बढ़ाया सैचुरेशन और बढ़ा, और बढ़ा और बढ़ा, फिर 100% सैचुरेट हो जाने के बाद स्टेबल हो गया, अब आगे नहीं बढ़ेगा और कर्व बन जाता है एस शेप कर्व। समझ में आया ना। तो ये कर्व किस किस के बीच में ड्रॉ हो रहा है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ HbO2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और कर्व कैसा बन रहा है, एस शेप बन रहा है। क्लियर बिल्कुल। अब इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा जो और कंसेप्ट क्लियर करेगी। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा ये कर्व ध्यान से देखो, 50% सैचुरेशन, 50 यहां पर आएगा ना, 50 ये 50 आएगा, ये 50 ये 50 यहां पर आएगा। मैं कहूं कि 50% सैचुरेशन किस ऑक्सीजन के किस पार्शियल प्रेशर पर होता है, तो आप बोलोगे सर 50% सैचुरेशन, 50% सैचुरेशन तो सर यहां पर होगा। चलो ये कलर लगते हैं, यहां पर 50% सैचुरेशन होगा। समझना मेरी बात, 50% सैचुरेशन किस पॉइंट पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर इस पॉइंट पर। तो कितना पार्शियल प्रेशर बैठ रहा है यहां पर, यहां बैठ रहा है 26 mmHg, 26 mmHg। अगर मैं आपसे कहूं कि 26 mmHg पर, 26 mmHg ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर, समझना 50% हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है 50% पार्शियल प्रेशर, 50% हीमोग्लोबिन 26 mmHg पर। तो 26 mmHg की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, 26 mmHg की जो वैल्यू है ना, इसको एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं P50 वैल्यू। आई समझ में। आपसे पूछे P50 वैल्यू क्या होती है भाई, P50 वैल्यू ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर है जिस पर 50% हीमोग्लोबिन संतृप्त या सैचुरेट हो जाता है। समझ में आया नहीं आया, आया नहीं आया। तो 50% जो सैचुरेट हो रहा है जिस ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर हो रहा है, ऑक्सीजन के इस पार्शियल प्रेशर को हम P50 वैल्यू बोलते हैं। मैं लिख भी देता हूं इस वाली बात को, P50 वैल्यू एक्चुअल में क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट विद ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर जिस पर 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ सैचुरेट हो जाता है, उसको P50 वैल्यू बोलते हैं। समझ में आया, क्या बोलते हैं, P50 वैल्यू। तो ये चीज समझ में तो आ गई आपके। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं ये कर्व यहां से यहां शिफ्ट हो गया, ऐसे आगे बढ़ गया, तो अब बताओ P50 वैल्यू इसकी बढ़ेगी पहले से या घटेगी, तो आप सीधे बताओगे सर अभी P50 वैल्यू यहां आ रही है, आगे P50 वैल्यू यहां पर आएगी, यहां आएगी, यानी P50 वैल्यू पहले से बढ़ जाएगी। अगर ये कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है, ये राइट शिफ्टिंग हुई, राइट, ये राइट शिफ्टिंग है। ठीक है, अब मैं लेफ्ट शिफ्टिंग की बात करता हूं। ये कर्व मानो इधर आ गया, एक खिसक के इधर आ गया, ऐसे आ गया, तो अब जब बताओ अगर कर्व इधर आता है, इधर इधर जाता है तो बढ़ेगा, इधर आता है तो P50 वैल्यू पहले से बढ़ेगी या घटेगी, भाई पहले यहां थी, यहां पहुंचा तो बढ़ गई, अगर यहां पहुंचा तो घट नहीं जाएगी, अब यहां पर इतने पे सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करने पर क्या होगा, P50 वैल्यू पहले से घट जाएगी, P50 वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। अगर कर्व कहां पहुंचेगा, ये लेफ्ट, कर्व लेफ्ट पहुंचता है तो P50 वैल्यू कम होती है, और कर्व अगर राइट पहुंचता है, राइट, तो P50 वैल्यू बढ़ जाती है। राइट के केस में बढ़ेगी, लेफ्ट के केस में घटेगी। तो P50 वैल्यू वाला कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया। तो दो बातें बताइए बेटा, इस कर्व को सिग्मोइड क्यों बोलते हैं, बोहर साहब ने बताया था ये कर्व राइट शिफ्ट होगा
तो डिसोसिएशन होगा, वो समझाऊंगा अभी, ठीक है। अभी समझो सिग्मोइड क्यों बोलते हैं और किस किसके बीच में ड्रॉ होता है, सिर्फ दो बातें बताइए। सिग्मोइड क्यों बोलते हैं और किस किसके बीच में ड्रॉ होता है ये बता दिया, और P50 वैल्यू क्या होती है ये बता दिया। तो टोटल 3 पॉइंट्स बताए मैंने अभी यहां पर। अब डिटेल्ड में आगे बताऊंगा इसको डिसोसिएशन कर्व क्यों बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर समझना, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। अब समझना, बोहर साहब ने कहा कि नॉर्मल कर्व है, अभी अभी नॉर्मल कर्व है। मान लो ये कर्व यहां से शिफ्ट होता है राइट साइड, ये ऐसे ऐसे राइट शिफ्ट हो गया, या मान लो ये कर्व लेफ्ट शिफ्ट हो गया, ये ऐसे ऐसे लेफ्ट शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, शिफ्टिंग की बात चल रही है, यहां पर बात चल रही है शिफ्टिंग की। यहां से कर्व यहां शिफ्ट हो गया तो राइट शिफ्टिंग हो रही है। कर्व अगर यहां से यहां शिफ्ट हो रहा है तो लेफ्ट शिफ्टिंग की बात चल रही है। समझ में आ रहा होगा, इतना सिंपल सी बात है। कर्व क्या है समझ में आ गया, एस शेप है समझ में आ गया, P50 वैल्यू समझ में आ गई, समझ रहे हो। P50 वैल्यू यहां पर निकल के आएगी, यहां निकल के आएगी, ठीक है। अगर राइट शिफ्ट होगा तो P50 वैल्यू यहां पर आएगी, लेफ्ट शिफ्ट होगा तो P50 वैल्यू यहां पर आएगी, ठीक है। यहां P50 वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यहां P50 वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यहां से कांस्टेंट से, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये कर्व राइट शिफ्ट दिखाता हूं सबसे पहले मैं, ठीक है। ये दिखाते हैं हम इसकी राइट शिफ्टिंग, समझना अच्छी तरीके से, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर करते हुए चल रहे हैं आगे। इधर राइट शिफ्ट दिखाते हैं, ठीक है। इधर अब लेफ्ट शिफ्ट की बात करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट की बात करते हैं, ठीक है। ये कर्व ऐसा भी जा सकता है और वैसा भी जा सकता है, शिफ्टिंग दोनों साइड से हो सकती है, ठीक है। अब बोहर साहब ने बताया था राइट शिफ्ट के लिए, समझना राइट शिफ्ट कब होगा, बिल्कुल क्लियर करता हूं मैं। राइट शिफ्ट तब होगा जब कोई अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी। कैसी अनफेवरेबल कंडीशन, जब भी कोई अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी हमारे लिए, कर्व राइट शिफ्ट हो जाएगा, कर्व राइट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर HBO2 का डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन। भाई एसोसिएशन मतलब पैचअप, पैचअप तो फेवरेबल कंडीशन में होगा ना, अनफेवरेबल में तो पॉसिबल नहीं है, तो डिसोसिएशन होगा, ठीक है। तो जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस होंगे तो HBO2 का क्या होगा यहां पर, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन ऑफ HBO2, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। HBO2 अलग अलग हो जाएंगे, डिसोसिएशन हो जाएगा। और HBO2 डिसोसिएशन कर्व किसने दिया था, बोर साहब ने दिया था। सो इट इज कॉल्ड बोर्स इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, बोर्स इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, बोर्स इफेक्ट बोलते हैं। एक बात समझ में आ गई, एक बात समझ में आ गई। अब वो कौन सी कंडीशंस हैं या फैक्टर हैं जो अनफेवरेबल होते हैं और कर्व को राइट शिफ्ट करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस क्रिएट करते हैं, जो HBO2 डिसोसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसको एक्सप्लेन किया था बोहर साहब ने, ठीक है। सो इट कॉल्ड बोहर इफेक्ट। अब बोहर साहब क्या बोलना चाह रहे हैं, बोहर साहब बोलना चाह रहे हैं, समझो मेरी बात, अगर आपके बॉडी के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाए, ठीक है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अगर कम होगा तो CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा ना, तो क्या होगा, एंड CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाए, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज हो जाए। भाई ये आप जानते हो, अगर CO2 बढ़ेगी बॉडी के अंदर
तो ये CO2 H2O से मिलकर के H2CO3 बनाएगी, और H2CO3 तुरंत ही ब्रेक होगा H आयन और बाइकार्बोनेट आयन के अंदर। समझ आ मेरी बात? यानी अगर कहीं पर CO2 का लेवल बढ़ रहा है, ऑटोमेटिकली H आयन का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, CO2 का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, यहां पर H आयन का लेवल भी बढ़ जाएगा। और H आयन का लेवल बढ़ने का मतलब है भाई, H आयन बढ़ रहे हैं मतलब pH कम हो रही है, H आयन बढ़ रहे हैं मतलब एसिडिटी बढ़ रही है, pH कम हो रही है। H आयन बढ़ने का मतलब क्या हो गया? H आयन बढ़ने का मतलब है pH रिड्यूस हो रही है। कंडीशन कैसी आ रही है? एसिडिक कंडीशन। pH कम हो रही है, एसिडिक कंडीशन। ठीक है, इनमें कोई भी एक भी फेवरेबल कंडीशन लग रही है? सब अनफेवरेबल कंडीशन है। ये सारी अनफेवरेबल कंडीशन HbO2 के बीच में ब्रेकअप कराती हैं, उनको डिसोसिएट करती हैं, तोड़ती हैं उनको। समझ रहे हो? यही बात तो बोहर साहब ने बोली थी, सो इट इज कॉल्ड बोहर्स इफेक्ट। समझ में आया? राइट शिफ्ट होगा कर्व तब ये इफेक्ट एप्लीकेबल होगा। क्लियर है बिल्कुल? अच्छा, जरा एक चीज और बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कर्व राइट शिफ्ट हो रहा है तो P50 वैल्यू पर क्या कोई इफेक्ट आएगा? यस, P50 वैल्यू पहले से बढ़ जाएगी। यानी जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। समझ रहे हो? 50% सैचुरेशन के लिए, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन है तो P50 वैल्यू पहले से बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा, टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए तो आपके लिए फेवरेबल कंडीशन होगी या अनफेवरेबल? अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो आपके लिए तो अनफेवरेबल कंडीशन हुई ना। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर को अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो आपके लिए कंडीशन फेवरेबल होगी अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। कर्व कहां होगा? राइट शिफ्ट। एसोसिएशन होगा डिसोसिएशन? डिसोसिएशन होगा, सिंपल सी बात। ठीक है, चलो, ऐसी कंडीशंस कहां देखने को मिलती हैं बॉडी में? वो कौन सा पार्ट है जहां ऑक्सीजन कम होता है और CO2 ज्यादा होता है? टिश्यू। ठीक है, तो ये कंडीशंस कहां देखने को मिलती हैं आपको? टिश्यू में। ठीक है, नियर द टिश्यू। ठीक है, ठीक है, टिश्यू के आसपास का जो एरिया होगा, क्षेत्र होगा, ठीक है, वहां पर ये कर्व राइट शिफ्ट होगा। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट की बात करता हूं, चलो लेफ्ट शिफ्ट की बात कर लेते हैं, लेफ्ट शिफ्ट की बात कर लेते हैं। अगर कर्व लेफ्ट शिफ्ट होगा तो फेवरेबल या अनफेवरेबल? भाई उधर अनफेवरेबल है तो उधर फेवरेबल कंडीशंस होंगे। ठीक है, और जब भी फेवरेबल कंडीशंस होंगे तो HbO2 का एसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन। भाई अनफेवरेबल में डिसोसिएशन होता है तो फेवरेबल में एसोसिएशन होगा, एसोसिएशन। एसोसिएशन ऑफ HbO2, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, एसोसिएशन हो जाएगा दोनों के बीच में। क्लियर है बिल्कुल? दोनों के बीच में क्या होगा? एसोसिएशन, जुड़ जाएंगे दोनों के दोनों आपस में। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस हैं। ठीक है, अच्छा, इस वाली बात को बोला किसने था भाई? जैसे बोहर साहब थे, उन्होंने डिसोसिएशन के बारे में बताया, तो एक साइंटिस्ट थे हेल्डेन। हेल्डेन, इसको हमने हेल्डेन इफेक्ट नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? हेल्डेन इफेक्ट, क्योंकि हेल्डेन साहब ने बताया था इसके एसोसिएशन के बारे में, HbO2 के जुड़ने के बारे में, उनके पैचअप के बारे में, इन्होंने ब्रेकअप के बारे में बात की थी। ठीक है, तो वो कौन से फैक्टर है जो HbO2 का एसोसिएशन कराते हैं? रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। ठीक है, एकदम कंसेप्ट सेट हो जाएगा, उल्टा कर दो। कौन कौन से फैक्टर्स हैं भाई? अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आप बॉडी के अंदर क्या करते हो? इंक्रीज कर देते हो, ये तो फेवरेबल कंडीशन है। जहां ऑक्सीजन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली CO2 का लेवल क्या हो जाएगा? वहां पर कम हो जाएगा। अच्छी बात है ये तो। ठीक है, जहां CO2 कम होगा वहां ऑटोमेटिकली H आयन कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी। क्लियर बिल्कुल? और जहां पर H आयन कंसंट्रेशन कम होगी वहां आप जानते हो ऑटोमेटिकली pH बढ़ जाएगी, एल्कलाइन कंडीशन मेंटेन हो जाएगी, जो सारी फेवरेबल कंडीशंस हैं। तभी तो कहते हैं आपकी डाइट में एल्कलाइन फूड्स होने चाहिए, एल्कलाइन फ्लूइड्स होने चाहिए, एल्कलाइन जूस होने चाहिए। ठीक है, यानी कोई ऐसी कुछ, कभी कभी क्या होता है, कुछ एसिडिक चीजें भी होती हैं जो बॉडी के इंटरनल सिस्टम को एल्कलाइन करती हैं। ठीक है, एसिड को मारने के लिए भी एसिड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप समझ रहे हो? तो नेचुरल एसिड जूसेस में होते हैं, वो मतलब बहुत फायदेमंद होते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो? पर समझ रहे हो,
अपने बॉडी को अंदर से आपको एल्कलाइन करना है। अगर बॉडी आपकी एल्कलाइन होगी, पीएच आपकी एल्कलाइन मेंटेन होगी, तो HbO2 का एसोसिएशन ज्यादा होगा। एसोसिएशन ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ज्यादा होगा। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ज्यादा होगा तो आपके बॉडी के हर सेल इंक्लूडिंग ब्रेन सबको ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, और ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो आपके बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपके ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आप समझना मेरी बात। इतना ही नहीं, आपके बॉडी के अंदर फैट का डिपोजिशन नहीं होगा क्योंकि ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा, आपका बीएमआर बढ़ जाएगा, आपकी एजिंग डिले हो जाएगी और लॉन्ग लाइफ यंग रहोगे। शर्त है आप एल्कलाइन। तभी तो मैं कहता हूं कि पुराने टाइम पर जो लोग पानी पीते थे, पानी वो झरनों का पानी पीते थे, ठीक है। और झरनों के पानी का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। हेक्सागोनल टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जो आप पानी पीते हो वो डेड वाटर पीते हो, ठीक है। डेड वाटर का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता। आप समझना मेरी बात। तभी तो जो आरओ का पानी जो पी रहे हैं, मजबूरी है, क्या करें, नहीं पियेंगे तो वो पॉइजन वाला पानी पीना पड़ेगा, तो उससे मर ही जाएंगे, ठीक है। इसीलिए आज की डेट में एजिंग इफेक्ट आ रहे हैं, सारी बीमारियां आ रही हैं, सब चीजें होती जा रही हैं क्योंकि झरनों का पानी अब नहीं है, छोड़ा ही नहीं इंसान ने। समझ रहे हो ना मेरी बात। इसीलिए हम मिट्टी के घड़े यूज करते हैं। अब वो जमाना दूर नहीं है जब हम रिवर्स करने वाले हैं, वापस उन्हीं पद्धतियों पर आने वाले हैं जो पुरानी थी। क्योंकि उस समय लोगों की एज ज्यादा हुआ करती थी, लोग हेल्दी हुआ करते थे क्योंकि नेचर के ज्यादा कांटेक्ट में थे। जितना नेचर के कांटेक्ट में रहेंगे, जितना, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी जिन एलिमेंट से मिलकर बनी है वो नेचुरल एलिमेंट है। जितना आप नेचर के कांटेक्ट में रहोगे, नेचुरल फूड्स लोगे, ठीक है, नेचुरल मैकेनिज्म का यूज करोगे, उतना ही नेचर आपके संग समन्वय बिठा पाएगी। और जितना अच्छे से मेंटेन कर पाएगी ना, उतना आप बीमारियों से दूर रहोगे और लॉन्ग लाइफ सर्वाइव करोगे। जो आपकी एज है पर्टिकुलर, कंप्लीट एज हेल्दी जियोगे, ठीक है। तभी तो पहले के टाइम पर मिट्टी के घड़े क्यों यूज करते थे? मिट्टी का जो घड़ा होता है ना, वो वाटर की पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो जो लोग मिट्टी के घड़े यूज करते हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है। आप बचो इन सब चीजों से, ठीक है, जो भी प्लास्टिक की चीजें हैं, प्लास्टिक के पॉलीमर से, ठीक है। तो तरीके यही हैं, ठीक है। तो पीएच का सारा खेल है। तो आगे फ्यूचर में ऐसी चीजें आने वाली हैं जो वाटर की, अब जब साइंटिस्टों को पता चल गया ये वाली बात, तो अब वो उसको ऐड करना चालू करेंगे। आगे आने वाले टाइम पर देखना वो ऐड आया करेंगे कि एल्कलाइन वाटर, एल्कलाइन वाटर के बनाने की मशीन। एल्कलाइन एल्कलाइन क्योंकि ये पता है कि यार एल्कलाइनिटी हमारे बॉडी को बेहतर बेहतर मेंटेन करके रखती है, ठीक है। और ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहेगा तो हार्ट डिसऑर्डर्स नहीं होंगे, ठीक है भाई। ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहेगा तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, अगर आप मुझसे पहले पढ़े हो, ठीक है। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से मायोकार्डियल इश्चीमिया होता है, ठीक है। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से ही हार्ट फेल्योर होता है। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से ही एंजाइना पेक्टोरिस होता है, ठीक है। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से ही आगे जाकर के हार्ट अटैक पड़ जाता है, जिसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। 4-5 बार अटैक पड़ जाए तो एक दिन अरेस्ट भी आ जाता है, जिसमें हार्ट बीट रुक जाती है, खेल खत्म हो जाता है। समझ में आया? तो ऑक्सीजन आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। और आपसे मैं बोलूं कि अनुलोम विलोम कर लो 10 मिनट, है क्या होता है? कुछ नहीं, ठीक है। आप समझ में आया ना? अब वापस आते हैं, चलो। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं, P50 वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? भाई लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, P50 वैल्यू कम होगी। ये कंडीशन, अच्छा, ये टेम्परेचर यहां पर बढ़ेगा घटेगा? अगर आप टेम्परेचर घटा दो, समझ रहे हो, तो ये लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। बढ़ा दो नॉर्मल से तो ये राइट शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, ये कंडीशंस कहां देखने को मिलती है? नियर 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 लंग्स। भाई लंग्स के आसपास का एरिया होता है, वहां ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है। समझे या नहीं समझे ये बताओ मुझे, ठीक है। ये इसके अंदर मैंने हर कंसेप्ट डाल दिया है, कुछ नहीं बचा। गागर में सागर है, समझ रहे हो? कबीर दास जी ने एक टर्म यूज किया ना, गागर में सागर, यानी इतने में सब कुछ है, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कुछ नहीं बचेगा आपका, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, कि CO2 का ट्रांसपोर्ट किस किस फॉर्म में कितना % होता है, ये समझना होगा आपको।
ठीक है। 23% CO2, 70% CO2, रिमेनिंग 7% CO2। ठीक है, टोटल 100% हो गई। अगर हम बात करते हैं बेटा 23% CO2, ये ट्रांसपोर्ट होती है कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन यानी HbCO2 बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, कितना परसेंट? 23%। ठीक है, ये फॉर्म्स आ गई किस फॉर्म में? कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। 70% CO2 किस फॉर्म में होती है? बाई कार्बोनेटाइन, बाई यानी HCO3 की फॉर्म में। क्लियर है? 7% डिजोल्व फॉर्म में। डिजोल्व इन प्लाज्मा। चलो ठीक है, अगर मैं कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन की बात करता हूं तो कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर ही तो बन रहा है, यानी 23% CO2 का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो रहा है? अब क्वेश्चन अलग बन रहा है। ट्रांसपोर्ट थ्रू किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है? आरबीसी, आरबीसी। जबकि बाइकार्बोनेटाइन की बात करते हैं तो बाइकार्बोनेटाइन प्लाज्मा में एंटर करते हैं, एंटर इन प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर ये बाइकार्बोनेटाइन HCO3 आयन सोडियम आयन से मिलते हैं और बना देते हैं क्या? NaHCO3, NaHCO3, और ये भी प्लाज्मा के थ्रू प्लाज्मा। समझ रहे हो? और ये तो प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो ही रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आरबीसी के थ्रू कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है? ओनली 23%। प्लाज्मा के थ्रू टोटल कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है? 77% थ्रू प्लाज्मा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दो तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि CO2 किस फॉर्म में कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट हो रही है, और CO2 किसके थ्रू कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट हो रही है। समझ गए ना मेरी बात? तो फॉर्म्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं और किसके थ्रू कितना परसेंट होती है ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो हर टाइप के आप क्वेश्चन कर पाओगे। क्लियर है? बिल्कुल। अब चालू करते हैं एक्चुअल में इसका मैकेनिज्म क्या है। भाई CO2 को ट्रांसपोर्ट करना है, कॉमन सी बात है, किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना है आपको, तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या करोगे आप? पहले उसकी वही ट्रक में लोडिंग करोगे, फिर ट्रक से कहोगे भाई ले जा, अब कर तू ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट करने से पहले CO2 की लोडिंग होगी। तो लोडिंग होती कहां है? जहां CO2 बनती है। CO2 बनती कहां है? भाई टिश्यू के अंदर बनती है। तो नियर द टिश्यू, टिश्यू के पास आप CO2 की लोडिंग करोगे, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करोगे, फिर लंग्स के पास जाके उसकी अनलोडिंग कर दोगे, बाहर निकल जाएगी। यही पूरा का पूरा पाथ और कंसेप्ट समझना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेटा लोडिंग ऑफ CO2 नियर द टिश्यू। टिश्यू के पास CO2 की लोडिंग करानी है। ठीक है, तो टिश्यू की बात कर लेते हैं भाई। टिश्यू की बात चल रही है। ठीक है, टिश्यू के अंदर क्या चल रहा है? टिश्यू के अंदर आप जानते हो C6H12O6 का ब्रेकडाउन चल रहा है। इसका ब्रेकडाउन होगा तो बनेगा क्या? भाई इसका ब्रेकडाउन होगा तो उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, यूज होगी ऑक्सीजन। ठीक है, और CO2 प्लस एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, यानी टिश्यू के अंदर CO2 का लेवल बहुत ज्यादा है। ATP,
यानी टिश्यू के अंदर CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब हम भाई जो डिजोल्व फॉर्म में जा रही है CO2 तो हम समझ ही गए, 7% तो CO2 चली गई, ये डिजोल्व इन प्लाज्मा, 7% डिजोल्व इन प्लाज्मा, जाने दो भाई, डिजोल्व इन प्लाज्मा जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब रिमेनिंग की बात चल रही है, रिमेनिंग की, ये आरबीसी है। आप समझना होगा आपको अच्छी तरीके से। अब हम बात करते हैं लगभग 23% CO2 की, कितनी 23%, ये 23% CO2 आरबीसी में आएगी, आने दो भाई, आ रही है आरबीसी में, ये आरबीसी है। आरबीसी अपने साथ क्या लेके आई होगी, टिश्यू के पास ऑक्सीजन लेके आई होगी, यानी आरबीसी के अंदर का मैकेनिज्म देखोगे तो क्या होगा, यहां पर होगा HbO2 और CO2 अंदर आ रही है, समझ रहे हो, और CO2 इतनी दुष्ट है ये HbO2 के बीच में दरार डाल देगी, क्योंकि यहां कहानी कुछ अलग है, ठीक है, जो अक्सर कर मैं कहानी सुनाता हूं, ठीक है, यहां कहानी थोड़ी अलग है। कहानी क्या है, समझ, कहानी ये है, यहां हीमोग्लोबिन चाहता है ऑक्सीजन को, समझना मेरी बात, और ऑक्सीजन को चाहता है कोई और, वो कोई और कौन है, टिश्यू, क्योंकि टिश्यू को हर समय ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि उसको क्या करना है, कंटिन्यूस C6H12O6 को ब्रेक करना है, ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ऑक्सीजन की जरूरत टिश्यू को है, क्लियर है बिल्कुल, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है बिल्कुल। तो अब क्या करना है, अब टिश्यू एक षड्यंत्र करेगा, क्या करेगा, षड्यंत्र, ठीक है, समझ रहे हो। तो अब टिश्यू क्या काम करेगा, एक षड्यंत्रकारी CO2 को भेजेगा और HbO2 के बीच में ब्रेकअप, दरार डालेगा। जब वो दरार पड़ेगी, ब्रेकअप होगा, तब जाकर के ऑक्सीजन टिश्यू के पास आएगी और फूड का यानी C6H12O6 का क्या करेगी, ब्रेकडाउन, समझ रहे हो। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो अब वही स्टेप है, CO2 23% एंटर कर रहा है आरबीसी के अंदर, क्या करने के लिए, HbO2 के बीच में ब्रेकअप, दरार डालने के लिए, ठीक है। तो एंटर करेगा तो अब क्या बनेगा, यहां पर अंदर जाते ही बन जाएगा क्या, HbCO2, ऑक्सीजन बेचारी कहां गई, बाहर, यही तो चाहता था टिश्यू, ऑक्सीजन इससे अलग हो जाए, बाहर हो जाए, ठीक है। और क्या बन गया, कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन, कितना परसेंट CO2 लोड हो गई, 23%, किस फॉर्म में लोड हो गई, कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन। तो ये जो बन रहा है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कार्बा कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो चुका, कितना परसेंट CO2 लोड हो चुकी, 23%। इसमें कोई डाउट किसी को, सिंपल, CO2 आई, इनके बीच में दरार डालेगी, खुद जुड़ जाएगी, ऑक्सीजन बाहर, सिंपल, समझ रहे हो, सिंपल, क्योंकि CO2 का इलाका है वो ब्रेकअप करेगी, ठीक है। और तुरंत ही जो HbCO2 बना था, समझना, ठीक है, क्या इसमें कोई एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट है, विदाउट एनी एंजाइम, विदाउट एंजाइम, विदाउट एंजाइम, ये भी पूछ सकता है, कितना परसेंट CO2 विदाउट एंजाइम, ठीक है, लोड होती है या ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। चलो भाई, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, 23 के अलावा 70% CO2 ये आई आरबीसी में, ये CO2 किससे मिलेगी, H2O से मिलेगी, H2O से मिलकर के एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस Ca लिख देता हूं मैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में तुरंत बनाएगी H2CO3, तुरंत ही ये H2CO3 H2
CO3 टूटेगा, किसमें टूटेगा? H आयन प्लस HCO3 आयन, सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है। मैंने बताया इसको तोड़ने वाला भी कौन होगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। यही एंजाइम H2CO3 बनाता है, यही एंजाइम तुरंत तोड़ देता है इसको H आयन और बाइकार्बोनेट आयन के अंदर। समझना, यहां पर कुछ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हैं, तुरंत ही बाइकार्बोनेट आयन बनते जाएंगे और सीधा बाहर निकलते जाएंगे, बनते जाएंगे, बाहर निकलते जाएंगे, क्योंकि आरबीसी की मेम्ब्रेन निगेटिव आयन के लिए परमेएबल होती है। सब जगह निगेटिव आयन के ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी नहीं लगती, ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आ रहा। बाइकार्बोनेट आयन निकलते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, एक नहीं है, ढेर सारे HCO3 आयन बनते जाएंगे, निकलते जाएंगे, बनते जाएंगे, निकलते जाएंगे, ठीक है। और बाहर जाकर के प्लाज्मा में जाकर के किसका हाथ पकड़ेंगे? सोडियम आयन का, और क्या बना देंगे? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट ये वो फॉर्म है जिसकी फॉर्म में प्लाज्मा के थ्रू CO2 क्या करने वाली है? ट्रेवल करने वाली है, ठीक है। कहां पर? इन प्लाज्मा, इन प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट बन चुके हैं, यानी यहां पर 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा के थ्रू हो रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। पर जरा बताओ, अगर नेगेटिव आयन ऐसे ही बाहर निकलते रहे तो आरबीसी की मेम्ब्रेन का पोटेंशियल विभव बिगड़ नहीं जाएगा? उसको भी तो मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जितना बाइकार्बोनेट आयन बाहर निकलेंगे उसके बदले में उतने ही क्लोराइड आयन अंदर आ जाएंगे। भाई नेगेटिव आयन बाहर निकल रहे हैं तो उतने ही नेगेटिव आयन अंदर आ जाएंगे, जो मेम्ब्रेन के, आरबीसी की मेम्ब्रेन के पोटेंशियल विभव को मेंटेन करने का काम करेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? पोटेंशियल या विभव को मेंटेन करने का काम करेंगे। तो ये बस इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलेंगे इसको? क्लोराइड शिफ्ट। और इसके बारे में साइंटिस्ट थे हैमबर्गर, हैमबर्गर सुना भी होगा, ठीक है। मैकडी की पूरी कहानी इसी पर बेस्ड है, हैमबर्गर के ऊपर, ठीक है। तो हैमबर्गर, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था हैमबर्गर। सो इट इज कॉल्ड हैमबर्गर फिनोमिनन, क्योंकि इसके बारे में हैमबर्गर ने बताया था, ठीक है। इट इज कॉल्ड हैमबर्गर फिनोमिनन। ठीक है, कभी फुर्सत मिले तो मैकडी की कहानी पढ़ना, ठीक है। कैसे स्टार्ट हुई थी मैकडी, कैसे चली थी, किस किस का इन्वॉल्वमेंट हुआ था, किसने किसको धोखा दिया, ठीक है, कैसे चीजें आगे बढ़ी। ये एक दुनिया की कटु सच्चाई है, कटु सच्चाई। समझ रहे हो ना मेरी बात? बहुत, अगर आप थोड़ा सा सर्च करो कि दुनिया में जितनी भी डिस्कवरी हुई है, जितनी भी डिस्कवरी हुई है, मैक्सिमम केस में, मैक्सिमम केस में, बहुत कम केस है जो रियल है, मैक्सिमम केस में डिस्कवरी किसी एक्स पर्सन ने की है और नाम किसी वाई पर्सन का हुआ है। समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ रहे हो? हर किसी की जो दिख रहे हैं ना आपको बहुत ऊंचाई पर, वो ऊंचाई पर एक्चुअल में किसी वाई पर्सन की वजह से थे जिनको रास्ते से हटा दिया गया, ठीक है। रियलिटी में आप मैक्सिमम केस में, मेरी बात मत मानो, ठीक है, मैक्सिमम केस में आप जो इसके पीछे की हिडन स्टोरीज हैं, ठीक है, जैसे आपने तो एक तो स्टोरी सुनी होगी ना आपने, ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है, विल्किंस, याद आ गया? याद आया? ठीक है। तो ये सारी कहानियां, मतलब कहानी नहीं है, मतलब इट इज अ रियल स्टोरी। तो ये रियल में होता है, ठीक है। जो पावरफुल होता है वो जो पावरफुल नहीं होते उनके ऊपर डोमिनेंट हो जाता है और उससे सब कुछ मतलब उसको यूज कर लेता है। यही यही है, यही जंगल है, ठीक है। समझ रहे हो ना? और ये दुनिया में हुआ है, यही दुनिया में हुआ है, रियलिटी है, ठीक है। क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं इसी को, हैमबर्गर फिनोमिनन बोलते हैं, क्योंकि हैमबर्गर की पूरी कहानी आपको मिल जाएगी, ठीक है, मैकडी वाली कहानी से बहुत सारी चीजें आप सीखने को भी मिलेंगी इसके अंदर, ठीक है। पर वापस आ जाओ,
इसको क्लोराइड शिफ्ट का मेन पर्पस क्या है भाई? क्लोराइड शिफ्ट जो होता है फॉर मेंटेन क्योंकि इस कहानी के अंदर भी जो वाकई में इसके डिस्कवरी जिन्होंने की थी, ठीक है, हैम्बर्ग वाली मैगडी वाली बता रहा हूं मैं, ठीक कहानी, उसमें जैसे आपका कोई इनोवेशन है, आपके इनोवेशन को किसी ने चुरा लिया, ठीक है, और उसको या आपको फ्रॉड किया या आपसे वो चीज छीन ली, ठीक है, पावर जाता है। तो मैक्सिमम केस में लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और विदड्रॉ कर देते हैं और खत्म हो जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम केस में लोग अपने आप ही मर जाते हैं, ठीक है। बहुत कम केस में लोग होते हैं जो कुछ समय तक फाइट कर पाते हैं, वो भी ज्यादा समय तक नहीं, कुछ समय तक फाइट कर पाते हैं, समझ रहे हो। ऐसी कुछ कहानी आपको बैग में मिलेंगी जिसमें कुछ लोगों ने कुछ समय तक फाइट की है, पर कुछ समय तक कोशिश की है, फाइट की है, और मैं कहता भी हूं कि अंतिम सांस तक फाइट जरूर करनी चाहिए, समझ रहे हो ना मेरी बात, विड्रॉ नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो वापस आते हैं। फॉर मेंटेन पोटेंशियल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि जितनी भी डिस्कवरी हुई है, जिसने डिस्कवरी की है उसके पीछे उसका कारण है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं मतलब समझ रहे हो, उसके कारण में क्या होगा, उसके कारण में कहीं ना कहीं उसकी जरूरत होगी, परेशानियां होंगी जिसने उसको मजबूर किया उस फील्ड में बढ़ने के लिए, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। फिर यूटिलाइज करने वाले तो लोग तो भरे पड़े हैं, ठीक है, फिर तो उसको डिट्टो कॉपी करके लोग यूटिलाइज करते हैं। चलो, टेस्ला की कहानी सुनी होगी, मतलब कहानी निकलता है मेरी, इट इज अ रियल स्टोरी, ठीक है। चलो, ये वाली बात समझ में आ गई, क्लोराइड शिफ्ट क्यों हुआ समझ में आ गया, बाइकार्बोनेट आयन बाहर चले गए समझ में आ गए, ट्रांसपोर्ट हो गया समझ में आ गया। क्लोराइड शिफ्ट हुआ, हैम्बर्गर फिनोमिनन फॉर मेंटेन पोटेंशियल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, ठीक है। अंदर कौन से आयन बचे? एच आयन। जहां पर एच आयन होंगे बर्बादी ही बर्बादी होगी, क्यों? क्योंकि एच आयन पीएच को कम करते हैं, और पीएच कम होने का मतलब है एसिडिटी, एसिडिक कंडीशन, और एसिड में हर कुछ तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अब वही कंडीशन आ गई, अब आरबीसी का वो समय आ गया जब ये खत्म होने वाली है, क्योंकि एच आयन इसको समझ सर्वाइव ही नहीं करने, खत्म कर देंगे, मार देंगे, ठीक है। पर कोई है जो आरबीसी को बचाएगा इन एच आयन से, वो कौन है? वो बफर होगा, क्योंकि बफर का काम होता है एच आयन कंसंट्रेशन को नियंत्रित करना, ठीक है। तो अब बफर कौन होगा भाई? इस आरबीसी में कौन होता है? हीमोग्लोबिन। तो अब इस आरबीसी के अंदर ये तो आपको पता ही ना, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के संग एक ही थोड़ी ना होगा, मिलियंस मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो इस आरबीसी में कौन होगा? HbO2, ठीक है। तो ये एच आयन क्या काम करेंगे? इस आरबीसी को बर्बाद करेंगे, तब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगा, सैक्रिफाइस, ऑक्सीजन को छोड़ देगा, कोई कुछ बचाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। ये ऑक्सीजन को छोड़ देगा, ऑक्सीजन बाहर, और खुद एच आयन से मिलकर के HB का फॉर्मेशन करेगा, इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड। किससे? एच आयन से मिलकर के। यानी इस एच आयन को न्यूट्रल करने का काम, इसको पकड़ने का काम, समझ रहे हो, किसने किया? हीमोग्लोबिन ने। तो हीमोग्लोबिन एक्ट एज बफर, तो यहां पर हीमोग्लोबिन बफर का काम कर रहा है, ठीक है। एक्ट एज बफर, तो यहां पर हीमोग्लोबिन बफर का काम कर रहा है, जो पीएच को कंट्रोल कर रहा है, एच आयन कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहा है। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। अब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आएगा, अगर आपसे पूछा जाए टिश्यू के आसपास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, एंड CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, और जहां CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वहां HbO2 एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन? HbO2 का डिसोसिएशन होगा। यानी जब भी हम नियर द टिश्यू की बात करेंगे तो HbO2 के डिसोसिएशन की बात करेंगे, ठीक है। अब यहां पर प्लाज्मा के अंदर बाइकार्बोनेट आयन तो बढ़ जाएंगे, पर
क्लोराइड आयन कम हो जाएंगे, अंदर आ जाएंगे, ये बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। इन प्लाज्मा HCO3 आयन तो बढ़ जाएंगे पर क्लोराइड आयन कम हो जाएंगे। ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। मैं कोई कंसेप्ट छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। अब समझो मेरी बात, फिर से मैं बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर कहानी कुछ ऐसे है, कहानी कुछ ऐसे है, समझो मेरी बात। ऑक्सीजन चाहती है हीमोग्लोबिन को और ऑक्सीजन को चाहता है कोई और। वो कोई और कौन है? टिश्यू। क्लियर है? बिल्कुल टिश्यू। कोई कंटिन्यूस को फूड का ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। इलाका किसका है? टिश्यू का है। तो टिश्यू का इलाका है और टिश्यू के इलाके में किसका फॉर्मेशन होता है? CO2 का फॉर्मेशन होता है। तो किसकी चलेगी? CO2 की चलेगी, ऑक्सीजन की यहां नहीं चलेगी। समझ रहे हो? क्योंकि इलाका CO2 का है। समझना, एक एक चीज कहानी की तरह मत लेना, इसमें एक एक पर कंसेप्ट है और क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इलाका का मतलब है यहां पावरफुल जो है वो CO2 है, यानी CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो वह HbO2 को डिसोसिएशन करा सकता है। क्लियर है? बिल्कुल। तो CO2 का इलाका है, CO2 जाएगी आरबीसी के अंदर। ये आरबीसी आई थी लंग से ऑक्सीजन को लेकर के HbO2 की फॉर्म में। ये 23% CO2 जाकर के HbO2 का डिसोसिएशन कराएगी और कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन बना लेगी, ठीक है। और बेचारी ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। कितना परसेंट? 23%। बात किसकी की है मैंने अभी? 23%, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन कहती है भाई तेरा इलाका है, कर ले, चला ले तू अपनी, एक समय आएगा तू आयु मेरे इलाके में, पार्ट 2, तब चुन चुन के बदला लूंगी, ठीक है। अभी 23% हुआ है, अभी बचा हुआ है। रिमेनिंग के अंदर टिश्यू क्या करेगा? ठीक है, टिश्यू CO2 को भेजेगा कि भाई जा, और जाकर के एक ऐसा षड्यंत्र कर कि HbO2 के बीच में दरार पड़ जाए, ठीक है। CO2 जाती है, H2O से मिलती है और H2CO3 का फॉर्मेशन करती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और यही H2CO3 है, H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में HN और बाइकार्बोनेट आयन में टूट जाता है। बाइकार्बोनेट आयन बनते जाते हैं, बाहर निकलते जाते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन इसके लिए परमेबल होती है और सोडियम का हाथ पकड़ के सोडियम बाइकार्बोनेट बना करके प्लाज्मा के थ्रू इनका क्या हो जाता है? ट्रांसपोर्ट। अंदर मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज हो रहा है, इसको मेंटेन करने के लिए क्लोराइड शिफ्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हैमबर्गर फिनोमिनन फॉर मेंटेन पोटेंशियल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। अब HN अंदर बच रहे हैं बेट, ठीक है, HN अंदर बच रहे हैं। अब ये HN आरबीसी को तबाह कर देंगे, हीमोग्लोबिन को बर्बाद कर देंगे। तब ऑक्सीजन डिसीजन लेती है कि पहले तुम घर को बचाओ, हम अगले जन्म में मिल लेंगे, ठीक है, ठीक है, हम अगले जन्म में मिल लेंगे, अभी तुम घर को बचाओ। क्योंकि घर ही नहीं रहेगा तो सिस्टम ही नहीं रहेगा, तो तुरंत ऑक्सीजन अलग होती है और हीमोग्लोबिन HN को पकड़ के दबोच लेता है, ठीक है, और हीमोग्लोबिनिक एसिड बनता है और ऑक्सीजन बाहर। यहां ऑक्सीजन बाहर जाके कहां जाती है? सीधे टिश्यू के पास, क्योंकि टिश्यू उसको यूटिलाइज करता है। समझ में? कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट 1। अब पार्ट 2 की बात करते हैं, यानी बदला पूरा कैसे होगा उसकी बात करते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। तो यहां तक समझ में आया या नहीं आया? पार्ट 1 कमेंट में चाहिए मुझे, कमेंट में चाहिए कौन किसकी तरह काम कर रहा है। और ये बफर की तरह कोई जो भी H आयन से बाइंड करेगा विच एक्ट एज बफर, और क्या बन रहा है? हीमोग्लोबिनिक एसिड, हीमोग्लोबिनिक एसिड। यहां तक समझ में आया नहीं आया? यस या नो फटाफट बताओ मुझे, ठीक है। अब बात करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 बदला पूरा। जैसे करण अर्जुन मूवी देखी थी पार्ट 1 पार्ट 2, तो अभी पार्ट 1 हुआ है, अब पार्ट 2 चलेगा। पार्ट 2 में क्या होगा? सेम रिएक्शंस होंगे, सेम, पर उल्टा एरो उल्टे हो जाएंगे, बस एरो उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। सेम विलन भी वही होंगे, हीरो भी वही होंगे, उनकी मां भी वही थी जो डेजर्ट में थी, मंदिर के घंटे बजा रही थी, ठीक है, समय चेंज हो गया, ठीक है। तो चीजें रिवर्स हो जाएंगी। घोड़े पर इस बार विलन नहीं होगा, गुंडे नहीं होंगे, करण अर्जुन होंगे। पहले विलन घोड़े पे थे, उनके हाथों में तलवार थी, इस बार करण अर्जुन के हाथों में तलवार होगी, ठीक है। गर्दन पहले करण अर्जुन की थी, इस बार विलन की, जो गुंडे थे उनकी गर्दन होगी। रिवर्स में कहानी चलेगी पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। हाँ, तो लोडिंग तो हो चुकी है ना, अब बात करेंगे पार्ट 2 अनलोडिंग, जहां ऑक्सीजन चुन चुन के बदला लेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा पार्ट 2।
तो पार्ट 2 में क्या होगा बेटा, भाई लोडिंग हो चुकी है तीनों तरीके से, लोडिंग होने के बाद अब कहां पहुंचेगी, नियर द लंग्स, और नियर द लंग्स ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन चुन चुन के बदला लेगी। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है यहां पर। ठीक है, तो एकदम फोकस करो, इधर आओ फटाफट तेजी से। ठीक है, तो सबसे पहले भाई लंग्स की बात चल रही है यहां पर, किसकी बात चल रही है, लंग्स की, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, और कुछ बना देते हैं यहां पर एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई। ठीक है, अब एल्वियोलाई के नियर क्या होगा यहां पर होगा आरबीसी, अगेन वही आरबीसी पार्ट 2 है ना, वही आरबीसी पहुंच गई नियर द लंग्स, ये आ चुकी है नियर द लंग्स, आरबीसी आ चुकी है नियर द लंग्स। दिखा देते हैं यार ये क्या है, लंग्स। ठीक है, लंग्स के पास आरबीसी आ चुकी है, क्लियर है बिल्कुल, लंग्स के पास आरबीसी आ चुकी है। अब कहानी चालू होगी, पहले तो मैं लिख रहा हूं वही सब कुछ जैसी रिएक्शन लिखी थी हमने, तभी तो पता चलेगा रिवर्स चल रहा है ये। जैसे हमने क्या लिखा था यहां पर, HbO2, फिर एरो बनाया था HbCO2, याद आ गया, सेम वही स्टेप लिख रहा हूं मैं। फिर यहां पर मैं CO2 को एंटर कराया था, CO2 H2O से मिली थी और बनाता H2CO3, फिर हमने H2CO3 को ब्रेक किया था H आइन प्लस HCO3 आइन के अंदर। फिर हमने बताया था बेटा यहां पर कुछ प्रोटीन्स थे, ठीक है, फिर हमने एक प्रोटीन और बना देते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की थी यहां पर अगेन हमने बात लिखी थी यहां पर HbO2 और फाइनली बन गया था HHB का फॉर्मेशन हुआ था। सेम वही स्टेप लिखे ना जो अभी थे, तो पार्ट 2 है। अब पार्ट 2 है मींस यहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा लंग्स में, 104, यानी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा है, यानी इलाका किसका है, ऑक्सीजन का, चुन चुन के बदला लेगी। ठीक है, अब देखो बदला कैसे होगा, पहले CO2 गई थी, समझना, इस बार ऑक्सीजन जाएगी, बारी किसकी है, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन जाएगी और सीधा रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी, रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी, समझ रहे हो ना, रिएक्शन इस बार अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी बाइकार्बोनेट आयन ये अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन अपोजिट, पार्ट टू रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, पार्ट 2 रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, रिएक्शन का डायरेक्शन मैंने अपोजिट कर दिया है। ठीक है, इससे क्या होगा, CO2, पहले ऑक्सीजन बाहर आई थी, अब CO2 बाहर आएगी, ऑक्सीजन जाएगी, इन दोनों के बीच में ब्रेकअप कराएगी, मतलब इनको ब्रेक करेगी और CO2 बाहर खुद जुड़ जाएगी, HbO2 का फॉर्मेशन, रिएक्शन रिवर्स चल रही है। ठीक है, समझना मेरी बात, तो कितना परसेंट CO2 बाहर निकली, 23% CO2 बाहर आ चुकी है, जो लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाएगी। बदला अभी पूरा नहीं हुआ, 23% हुआ है, पहले ऑक्सीजन को किक पड़ी थी, इस बार ऑक्सीजन ने CO2 को किक दी है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, अब रिमेनिंग ऑक्सीजन, ये रिमेनिंग ऑक्सीजन आई, भाई पिछली बार H आइन ने ऑक्सीजन को किक दी थी, इस बार ऑक्सीजन जाएगी और ये किक पड़ी H आइन को, और H आइन बाहर, H आइन बाहर, जब H आइन बाहर होंगे तो किससे बाहर होंगे, समझना मेरी बात, मैं पूरा समझाऊं आपको, ऑक्सीजन जाएगी और ये ऑक्सीजन इस H आइन को हीमोग्लोबिन से अलग करेगी। ठीक है, खुद ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी, बाहर कौन निकल गए, H आइन बाहर, समझे ना मेरी बात, इस ऑक्सीजन ने जाकर के H आइन को किक दी, H आइन बाहर और खुद ऑक्सीजन इससे जुड़ गई, HbO2 का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब यह ध्यान रखना है, क्वेश्चन आएगा कि बहुत समझना मेरी बात, भाई स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है जो H आयन रिलीज करता है, तो H आयन कौन रिलीज कर रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है कि हीमोग्लोबिन H आयन रिलीज कर रहा है, नो, हीमोग्लोबिन H आयन रिलीज करता तो पहले ही कर देता ना, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है तब H आयन रिलीज होते हैं, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्वेश्चन आता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड,
स्ट्रॉन्ग एसिड। भाई स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? यहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एसिड होता कौन है? जो रिलीज करता है, रिलीज एच आयन। जो एच आयन रिलीज करते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। समझ रहे हो? तो एच आयन ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर रहा है, एच आयन ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर रहा है, ना कि एच बी कर रहा है। क्लियर है बिल्कुल? जब ये बन जाता है तब एच आयन रिलीज होते हैं, और एच आयन रिलीज होते ही बाहर के मीडियम के अंदर जितना भी सोडियम बाइकार्बोनेट था, NaHCO3, रिएक्शन रिवर्स होती है इसकी भी, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? HCO3 आयन, और सोडियम आयन बाहर निकल गए। समझना, रिएक्शन रिवर्स हो रही है। अब जैसे ही एच आयन इकट्ठे होते हैं अंदर, तो आरबीसी के लिए फिर से संकट। एच आयन का मतलब है फिर से मामला बिगड़ेगा। हीमोग्लोबिन कहता है मेरा घर फिर से बर्बाद हो रहा है, तो ऑक्सीजन कहती है ना, पिछली बार सेक्रीफाइस तुमने किया था, अब तुम्हारी बारी नहीं है, अब किसी और की बारी है। वो और कौन था? दुश्मन, CO2। तो ये बाइकार्बोनेट आयन सीधे अंदर आते हैं और इन H आयन से बाइंड करके H2CO3 का फॉर्मेशन करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में। यानी इस बार बाइकार्बोनेट आयन ने इस H आयन को कंट्रोल किया, मतलब बाइकार्बोनेट आयन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बफर। क्लियर है बिल्कुल? तो बाइकार्बोनेट आयन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बफर। तो इस बार क्या कर रहे हैं? बाइकार्बोनेट आयन एक्ट एज बफर। तो बफर कौन है? जो एच आयन से बाइंड कर जाएगा वो बफर है, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट आयन जब अंदर आएंगे तो नेगेटिव चार्ज अंदर आ रहा है, तो क्लोराइड आयन की जरूरत तो है नहीं, अब क्लोराइड आयन बाहर चले जाएंगे। इसको बोलते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। पर रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट को हैम्बर्गर फिनोमिनन नहीं बोलते, ध्यान रखना। रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट को हैम्बर्गर फिनोमिनन नहीं बोलते, ठीक है। तो रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट वापस बाहर गया, ठीक है, ये अंदर गया तो ये बाहर गया, ठीक है। और तुरंत ही कार्बोनिक एनहाइड्रेस इस H2CO3 को तोड़ देगा H2O CO2 में, ये CO2 बाहर, बदला पूरा 70% CO2 बाहर, ऑक्सीजन का बदला पूरा हुआ। आई या नहीं आई? फिर से बोल रहा हूं, इलाका किसका है? ऑक्सीजन का। पार्शियल प्रेशर ज्यादा किसका है? ऑक्सीजन का। पहले CO2 ने अटैक किया था, इस बार ऑक्सीजन जाएगी, CO2 को किक देगी, HbO2 का फॉर्मेशन। रिमेनिंग ऑक्सीजन जाएगी, H आयन को किक देगी, HbO2 का फॉर्मेशन। H आयन जब बढ़ेंगे आरबीसी के अंदर, तो इस बार हीमोग्लोबिन बाइंड नहीं करेगा, हीमोग्लोबिन बफर का काम नहीं करेगा, बफर का काम ये बाइकार्बोनेट आयन करेंगे। यानी यहां पर भी ये कंडीशन होगी, सोडियम बाइकार्बोनेट टूटना चालू हो जाएंगे, बाइकार्बोनेट आयन अंदर आएंगे, ठीक है, और H आयन से मिलकर के H2CO3 बनाएंगे, तुरंत ये टूट के CO2 बाहर। क्लियर है बिल्कुल? रिएक्शन रिवर्स हो गई। तो अगर मैं पूछूं नियर द एल्वियोलाई, यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा। तो HbO2 का एसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ HbO2। समझ रहे हो? अगर प्लाज्मा की मैं बात करूं, बेटा, तो प्लाज्मा के अंदर HCO3 आयन और क्लोराइड आयन, बताओ ये कम होंगे ज्यादा? ये कम हो जाएंगे, ये बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये बाहर जा रहे हैं, ये अंदर आ रहे हैं। ये कंसेप्ट होता है पूरा। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? कमेंट में जरूर लिखना बेटा। ये समझ रहे हो? ब्रेकअप और पैचअप की कहानी ब्रेन में सेट हुई या नहीं हुई? करण अर्जुन की स्टोरी सेट ब्रेन में हुई या नहीं हुई? बताओगे आप, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड यहां पर HbO2 है, क्योंकि जब O2 बाइंड करती है हीमोग्लोबिन से तब H आयन अलग होते हैं। यानी HbO2 का फॉर्मेशन H आयन को रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी HbO2 एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर है बिल्कुल? सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसको एक कंक्लूड कर देता हूं मैं इसको, ठीक है। नोटेबल पॉइंट हम दो लिखेंगे, एक तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस के लिए नोटेबल पॉइंट, जैसे एनसीईआरटी में लिख रखा है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की अगर मैं बात करूं बेटा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की अगर हम बात करते हैं तो दो जगह होता है, ठीक है। नंबर 1
एंड नंबर 2, ठीक है। नंबर 1 ध्यान रखना है, आरबीसी में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन आरबीसी। प्रेजेंट इन आरबीसी, आरबीसी, एंड स्मॉल अमाउंट also present in कहां पर, प्लाज्मा। स्मॉल अमाउंट ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा, तो आरबीसी में भी होता है और प्लाज्मा में भी होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एनसीईआरटी की लाइन क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। नोटेबल पॉइंट नंबर 1। एक पॉइंट और याद रखना है, नंबर 2, ठीक है। अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज की बात करते हो, रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। रिएक्शन क्या थी भाई, H2O प्लस CO2, रिवर्सिबल रिएक्शन चलती है, रिवर्सिबल। क्या बनता है, H2CO3, फिर रिवर्सिबल रिएक्शन चलेगी, फिर क्या बनेगा, H आइन प्लस HCO3 आइन। ये रिएक्शन थी। इस रिएक्शन में किस एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। रिएक्शन ऐसे चले या रिएक्शन ऐसे चले, दोनों केसों में एंजाइम एक ही है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। बस आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है आपको, जब रिएक्शन ऐसे चलेगी तो ये कहां चल रही है, ये याद रखना है आपको। रिएक्शन ऐसे चलेगी, कहां चल रही है, रिएक्शन ऐसे चलेगी तो कहां चल रही है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा रिएक्शन ऐसे चल रही है नियर द टिश्यू या नियर द लंग्स, तो नियर द टिश्यू, ये टिश्यू की बात चल रही है और ये लंग्स की बात चल रही है। लंग्स भाई, टिश्यू की बात चल रही है, लंग्स की बात चल रही है, तो टिश्यू की बात चल रही है तो बाइकार्बोनेट आयन बन रहे हैं। लंग्स की बात चल रही है, अगेन CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। यानी टिश्यू की बात चल रही है तो यहां पर कर्व कहां शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। यहां पर कौन सा फिनोमिना लगेगा भाई, बोर्स इफेक्ट, तो यहां क्या लगेगा, हेल्डन इफेक्ट। समझ रहे, कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप उड़ा दोगे, ठीक है। हर तरीके के क्वेश्चन उड़ाओगे इस रिएक्शन से। तो ये कंप्लीट होता है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 विद कंसेप्ट, विद थ्योरी, ठीक है। समझ रहे हो, विद स्टोरी। क्लियर है बिल्कुल। तो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवर हो गई आपकी, एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। अब एनसीईआरटी में एक पैरा दे रखा है, इसमें रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग की बारे में बात कर रहा है, रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, तो ब्रीथिंग को रेगुलेट करने के लिए ध्यान रखना है, एक तो रेगुलेटिंग सेंटर होता है, मेन सेंटर तो है मेडुला ऑब्लोंगेटा, हर चैप्टर में पढ़ा है, यहां पर भी है, वही एमओ, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेन तो वही है ब्रीथिंग के लिए, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा के अलावा पोन्स भी होते हैं ब्रेन के अंदर जो उसको रेगुलेट करते हैं। क्लियर है बिल्कुल। तो एक तो हम नर्वस रेगुलेशन बताएंगे जिसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक हम पढ़ाएंगे आपको केमिकल रेगुलेशन जिसमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है, जो बॉडी में अलग अलग जगह पर लगे होते हैं, जो बॉडी फ्लूइड में H और CO2 की कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई करके सिग्नल भेजते हैं एमओ के पास। समझना मेरी बात, जैसे मानो यहां पर कीमो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, कोई भी HNCO2 बढ़ेगी, सिग्नल कहां भेजेंगे, एमओ के पास, या सेरिब्रम का इन्वॉल्वमेंट होगा तब भी एमओ के पास, ठीक है। और फाइनली यहां से आपकी ब्रीथिंग कंट्रोल होती है। पूरा मैकेनिज्म बताता हूं मैं, ठीक है, इस तरीके समझो। नर्वस रेगुलेशन बता रहा हूं, ठीक है। तो नर्वस रेगुलेशन में मेन रेगुलेटिंग सेंटर जो है, जो एनसीईआरटी ने दे रखा है, एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन कर रखा है मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में, और हाँ पोन्स के बारे में भी कर रखा है, तो दोनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। एनसीईआरटी ने दोनों के बारे में जिक्र किया है, ठीक है। चलो दोनों के बारे में लेके चलते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला सेंटर, ये मेन रेस्पिरेटरी सेंटर है। इसको थोड़ा सा अगर मैं क्लासिफाई करूं, कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, अच्छे से कर पाओगे। तो इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक डॉर्सल वाला पार्ट, एक वेंट्रल वाला पार्ट, ठीक है, एक डॉर्सल और एक वेंट्रल। समझना, अगर एमओ की मैं बात करूं तो एमओ के दो पार्ट होते हैं,
डीआरजी और वीआरजी, समझाता हूं अभी। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, एक वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, एक डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, एक वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। इसको डीआरजी बोलते हैं, समझाता हूं अभी। इसको वीआरजी बोलते हैं। समझो एक तरीके से, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये ऐसा स्ट्रक्चर। इसमें कुछ न्यूरॉन के बंच ऊपर हैं डॉर्सल साइड में, कुछ न्यूरॉन के बंच नीचे हैं वेंट्रल साइड में, एक डॉर्सल और वेंट्रल। तो इसको डीआरजी बोल देंगे, तो नीचे वाले को वीआरजी बोल देंगे, जो अलग अलग टाइप के सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अगर मैं डीआरजी की बात करता हूं, अब एक एक करके उठा रहे हैं, डीआरजी की बात करता हूं, तो डीआरजी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं डीआरजी को। समझ रहे हो ना मेरी बात? या ऐसे भी याद कर सकते हो, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को हमने इंस्पायरेटरी एरिया बोला, ऐसे याद रखो, ज्यादा अच्छा है और भी बेटर कंसेप्ट बनेगा। इसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी एरिया। एमओ का इंस्पायरेटरी एरिया, ये एमओ का एक्सपायरेटरी एरिया क्यों है, समझाऊंगा। क्या होता है इंस्पायरेटरी एरिया, एक्सपायरेटरी एरिया, समझो। अगर मैं डीआरजी की बात करता हूं, तो ये उन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होने से ओनली और ओनली इंस्पायरेशन होता है, एक्सपायरेशन नहीं होता। ये उन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होने से ओनली और ओनली एक्सपायरेशन होता है, इंस्पायरेशन नहीं होता। इसलिए इसको हमने इंस्पायरेटरी एरिया, इसको एक्सपायरेटरी एरिया बोला। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं इंस्पायरेटरी एरिया को? इसको हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, क्या बोलते हैं इसको? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्योंकि ये सेंटर किसको कंट्रोल करता है? कंट्रोल हमारी जो नॉर्मल ब्रीथिंग होती है ना, उसको कंट्रोल करता है। ध्यान रखना है इसको, कंट्रोल नॉर्मल ब्रीथिंग। कंट्रोल नॉर्मल ब्रीथिंग, जो हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग होती है ना, जो लय, रिलैक्स कंडीशन में आप सांस ले रहे हो, निकाल रहे हो, ये डीआरजी कंट्रोल कर रहा है। डीआरजी, अगर मैं पूछूं नॉर्मल ब्रीथिंग में जो इंस्पायरेशन को कंट्रोल कर रहा है या एक्सपायरेशन? नॉर्मल ब्रीथिंग में इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन? ओनली और ओनली इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन को कंट्रोल नहीं करता भाई, क्योंकि एक्सपायरेशन तो पैसिव मैकेनिज्म है। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना है, छोड़ दो, अपने आप रिलैक्सेशन हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना है, छोड़ दो, रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो ओनली इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? और कंट्रोल करता है ये, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, किसमें कॉन्ट्रैक्शन कंट्रोल करेगा? ये आप जानते हो, किसमें कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से नॉर्मल ब्रीथिंग या इंस्पायरेशन होता है? या बताओ, फटाफट बताओ। एक तो एक्सटर्नल, इंटर कॉस्टल मसल्स और डायफ्राम मसल्स। डायफ्राम मसल्स, इन दोनों मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है कौन? डीआरजी, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। क्लियर है बिल्कुल? अब सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। इसको इंस्पायरेटरी एरिया क्यों बोला? क्योंकि उन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होने से ओनली और ओनली इंस्पायरेशन होता है, एक्सपायरेशन नहीं होता। रिदम सेंटर है, रिदम का मतलब है जो आपकी लय, नॉर्मल ब्रीथिंग में जो आपकी लय होती है ना,
आपकी लय नॉर्मल ब्रीथिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। फोर्सफुल ब्रीथिंग की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल ब्रीथिंग, उसमें भी इंस्पायरेशन को, क्योंकि एक्सपायरेशन तो पैसिव मैकेनिज्म है। और कैसे होगा? इन दो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन से होगा। तो बस इन दो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है और कुछ भी नहीं करता, ठीक है। जबकि अगर मैं डीआरजी की बात करता हूं तो उसको एक्सपायरेटरी एरिया बोलते हैं। भाई एक्सपायरेटरी एरिया क्या काम करेगा? ये उन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करेगा जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होने से ओनली और ओनली एक्सपायरेशन होता है, इंस्पायरेशन नहीं होता। क्लियर है बिल्कुल? जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होने से ओनली और ओनली एक्सपायरेशन होता है, यानी ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल फोर्सफुल ब्रीथिंग, या ऐसे भी लिख सकते हो कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, बताओ कौन कौन से मसल्स होंगे यहां पर, फटाफट बताओ। एक तो होगा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, यानी ये इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होने से ओनली और ओनली एक्सपायरेशन होता है, क्योंकि इन दो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने से ओनली एक्सपायरेशन होगा और तो कुछ होगा ही नहीं। सो इट इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी एरिया। ये है आपका एमओ का मेन फंक्शन, समझ रहे हो? समझ रहे हो? और मैं एमओ की बात करूं ना तो एमओ टोटली इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, टोटली इनवॉलेंट्री एक्शन। समझाता हूं मैं ये वाली बात। पोन्स के अंदर अगर मैं डायग्रामेटिकली दिखाऊं ना तो ये आपका ब्रेन है, सेरिब्रम, ये सेरिब्रम है, ये ऐसे ऐसे, और नीचे ये डायग्राम देखोगे ना तो ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है ऐसा। यहां पर तो पोन्स होते हैं, एक अपर पोन्स एक लोअर पोन्स, जो बताऊंगा, ठीक है। समझ है मेरी बात? ऐसे ये पोन्स भी है और मेडुला ऑब्लोंगेटा भी है, ठीक है। डायग्राम में शायद दिखाया हो, हाँ। ये तो पोन्स आ गए और नीचे वाला पार्ट क्या हो गया? एमओ, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो ये तो पोन्स हो गए और ये मान लो ये वाला हो गया एमओ, मेडुला ऑब्लोंगेटा, एमओ, एमओ मेडुला ऑब्लोंगेटा। ध्यान रखना, मेडुला ऑब्लोंगेटा ओनली इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, कंट्रोल ओनली इनवॉलेंट्री एक्शन। आपका कोई सर ब्रीथिंग तो वॉलेंट्री भी होती है, जैसे मेरी इच्छा हुई मैंने ली, मेरी इच्छा हुई मैंने निकाली, ठीक है, ये तो वॉलेंट्री है ना। अब इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? इसको कंट्रोल करेगा सेरिब्रम। समझना मेरी बात? अगर मैं सेरिब्रम की बात करता हूं, सेरिब्रम किसको कंट्रोल करेगा? एमओ, यानी वॉलेंट्री सेरिब्रम इसको कहेगा, तब जाकर के इनवॉलेंट्री तरीके से ब्रीदिंग को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो सेरिब्रम कंट्रोल करता है वॉलेंट्री ब्रीदिंग, कंट्रोल वॉलेंट्री ब्रीथिंग। जब भी वॉलेंट्री ब्रीथिंग के कंट्रोल करने की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? सेरिब्रम की बात करेंगे, समझे ना मेरी बात? सेरिब्रम की बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं पोन्स की, ठीक है। एक तो होता है निमोटैक्सिक, एक होता है एपन्यूस्टिक। ये दोनों ही पोन्स हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? अब पोन्स जो होते हैं एपन्यूस्टिक और निमो, इसको मैं थोड़ा दिखाता हूं इससे, ये कंट्रोल, ये भी कंट्रोल इसी से हो रहा है। अब एपन्यूस्टिक या निमोटैक्सिक पोन्स की बात करूंगा ना तो ये पोन्स भी सिग्नल सीधा एमओ के पास ही भेजते हैं, समझना। एक्चुअल में जो रिदम सेंटर है वो एमओ है, कोशिश करना समझने की। जो मेन सेंटर है वो तो एमओ ही है, समझो ऐसे, ये घोड़ा है, घोड़ा दौड़ रहा है। अब घोड़े को भगाने के लिए अलग लगाम होती है, घोड़े को रोकने के लिए अलग लगाम होती है, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो समझ रहे हो आप? ये खुद तो वॉलेंट्री एक्शन, अगर मैं इसकी बात करता हूं जो इनवॉलेंट्री, ये तो इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, कंट्रोल इनवॉलेंट्री। ये खुद तो इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है खुद, ठीक है। पर वॉलेंट्री ब्रीदिंग के लिए सिग्नल यहां से आएगा और
पोन्स भी इसी के पास सिग्नल भेजेंगे। आप पोन्स कौन सा सिग्नल भेजते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? पोन्स हमेशा नेगेटिव सिग्नल भेजते हैं, ठीक है। नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब समझो मेरी बात, ठीक है। जैसे आप पे एग्जांपल में दे रखा है निमोटैक्सिक, ठीक है, मैं लिख रहा हूं निमोटैक्सिक पोन्स। ये करते क्या, इनको स्विच ऑफ सेंटर बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्विच ऑफ सेंटर। ये करता क्या है स्विच ऑफ सेंटर? स्टॉप करता है, स्टॉप। इंस्पायरेशन, ये इंस्पायरेशन को रोकने का काम करता है। जैसे आप जब दौड़ लगा रहे हो ना, अब रिलैक्स कंडीशन में मैं प्रॉपर इंस्पायरेशन करूंगा, फिर एक्सपायरेशन करूंगा। जब मैं दौड़ लगाऊंगा तब क्या होगा, मैं सांस ले ही नहीं पाऊंगा, नहीं मेरा इंस्पायरेशन रुकेगा और एक्सपायरेशन हो जाएगा, इंस्पायरेशन रुकेगा एक्सपायरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो उस समय यही काम करते हैं पोन्स, ठीक है। इनको स्विच ऑफ सेंटर बोलते हैं, स्टॉप इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन को रोकने का काम करते हैं, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन आएगा, वे कंडीशन लिख रहा हूं, इफ निमोटैक्सिक एरिया हाइपर हो जाए, यानी स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजेगा एमओ के पास, और एमओ के पास जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजता है तो क्या होगा, रेट ऑफ ब्रीदिंग, तो समझ रहे हो, तो क्या होगा बेटा, रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाएगी क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन कम हो जाएगा, ठीक है। अगर ये हाइपर हो गया तो रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या हो जाएगी, रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन कम हो जाएगा। यानी 1 मिनट में आप 12 से 16 बार सांस लेते हो, इंस्पायरेशन करते हो नॉर्मल ब्रीदिंग में, पर ये एक्टिव हो गया तो क्या होगा, तो 1 मिनट के अंदर नंबर ऑफ ब्रीथ बढ़ेंगे या घटेंगे, जब आपका इंस्पायरेशन शॉर्ट हो जाएगा, ड्यूरेशन इंस्पायरेशन कम हो जाएगा, तो रेट बढ़ जाएगा क्योंकि 1 मिनट के अंदर ज्यादा बार कर पाओगे छोटे छोटे ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीथिंग, ठीक है। जब दौड़ लगाते हो तब निमोटैक्सिक एरिया काम आता है। समझ में आया नहीं आया? वॉलेंट्री के लिए, वॉलेंट्री समझ में आ गया, वॉलेंट्री कंट्रोल करेंगे तो यहां से आएगा, ठीक है। और खुद तो इनवॉलेंट्री ब्रीथिंग कंट्रोल करता ही है, रोकना हो तो सिग्नल यहां से आएगा। सारे कंसेप्ट मुझे लगता है क्लियर हो गए होंगे, कुछ नहीं बचा उसके बाद, ठीक है। कंसेप्ट छोड़ ही नहीं रहा मैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नर्वस रेगुलेशन। अब बात कर लेते हैं केमिकल रेगुलेशन। केमिकल रेगुलेशन भी होता है, जैसे समझो, जैसे आजकल कुछ सेंसर आते हैं, देखा होगा, पानी की टंकी भर गई तो सेंसर बज पड़ेगा, पानी की टंकी भर चुकी है, मोटर बंद कर दो, पानी की टंकी भर चुकी है, मोटर बंद कर दो। तो उसको कैसे पता भाई, वो चीज लीक वहां तक पहुंचा, पानी टकराया, सेंसर एक्टिवेट हुआ, काम हो गया, ठीक है, सिग्नल जाना चालू कर दिया। गैस लीक कर गई, सेंसर काम करना चालू कर देगा। फायर सेंसर होते हैं, फायर का इंटरेक्शन होगा, फायर सेंसर एक्टिवेट हो जाएंगे। आज की दुनिया में सब जगह सेंसर काम कर रहे हैं, तो ऐसे ही नेचर ने भी बॉडी में सेंसर लगा रखे हैं, ठीक है। समझ लो, बॉडी में 2 टाइप के फ्लूइड होते हैं, एक तो ब्लड होता है और एक हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भरा हुआ है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इन दोनों ही फ्लूइड के अंदर एच आयन और CO2 के लिए सेंसिटिव सेंसर होते हैं, एच आयन और CO2 के लिए सेंसिटिव सेंसर होते हैं। समझना मेरी बात, ठीक है। तो हम कीमो रिसेप्टर की बात कर रहे हैं, तो जो केमिकल रेगुलेशन है किस पर बेस्ड है, समझो पहले, बेस्ड ऑन कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर अब किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव फॉर ये एच आयन के लिए भी सेंसिटिव होते हैं और CO2 के लिए भी सेंसिटिव होते हैं, पर ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव नहीं होते।
समझना, ऑक्सीजन कम हो जाए या ज्यादा हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर H और CO2 बढ़ रहे हैं तो ये सेंसिटिव है। ठीक है, अगर मैं इन कीमो रिसेप्टर की बात करता हूं तो कीमो रिसेप्टर हमारी बॉडी में दो टाइप के होते हैं, एक सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, एक पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। समझाता हूं अभी। एक पेरिफेरल, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। ठीक है, अब सेंट्रल कीमोरिसेप्टर कहां होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, समझना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर कहां होते हैं? जैसे मान लो ये हार्ट है, ये जानते हो ना हार्ट, और हार्ट में ये भी जानते हो कि एओर्टा होता है, एओर्टा ये ऐसे निकलता है एओर्टा, और ये ऊपर कैरोटिड आर्टरी निकलती है, ये एओर्टा है ऐसे, ऐसे एओर्टा। ये कैरोटिड आर्टरी ब्रेन में जाती है, आपका ब्लड को ब्रेन में लेके जाएगी, ब्रेन में। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है भाई। ब्रेन के लिए भी ब्रेन में जाएगा, सीधा ब्रेन में जाएगा, ब्रेन में, यहां से ब्रेन में जाएगा ब्लड, ब्रेन में। ठीक है, यहां से पूरी बॉडी में ब्लड जाएगा, पूरी बॉडी में। और ब्रेन में जब ब्लड जाता है ना तो नेचर ने यहां पर लगा दिए कीमो रिसेप्टर। ये कैरोटिड आर्टरी होती है, यहां पर भी कीमो रिसेप्टर लगा दिए, कैरोटिड आर्टरी पे कीमो रिसेप्टर लगा दिए कि अगर ब्रेन में ब्लड जा रहा है उसमें HI और CO2 है तुरंत एक्टिव हो जाएंगे। और एओर्टा पर भी लगे होते हैं कीमो रिसेप्टर, एओर्टा पर भी लगे हैं, इन दोनों जगह लगे हुए हैं कीमो रिसेप्टर। ठीक है, कि अगर ये जो ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है, इस ब्लड में HI और CO2 है तो इट इज अ डेंजरस अलार्मिंग कंडीशन, सिग्नल जाना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो मैं दोनों की पोजीशन बता रहा हूं। तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर कहां होते हैं? प्रेजेंट बता रहा हूं, प्रेजेंट नियर MO, मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास ही होते हैं ये कहां होते हैं? प्रेजेंट ऑन, दो जगह मैंने बता रखे हैं। ये तो कैरोटिड आर्टरी होती है, कैरोटिड आर्टरी, और एओर्टा, इन दो जगह लगे होते हैं। ठीक है, ये सेंसिटिव, ये किसके लिए सेंसिटिव होते हैं? सेंसिटिव फॉर CSF। इफ, कंडीशन लिख देता हूं, इफ HI एंड CO2 की बात चल रही है, इंक्रीज हो जाते हैं इन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये एक द्रव्य है, फ्लूइड है, जो हमारे ब्रेन के अंदर भी भरा हुआ है और हमारी रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड में भी है। ठीक है, ठीक है, इसकी अगर इफ HI और CO2 इंक्रीज इन CSF, CSF से संबंधित है, यहां इसके लिए लिखते हैं इफ HI and CO2 increase in blood, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ब्लड के लिए सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, अगर ब्लड वाले फ्लूइड के अंदर HI और CO2 बढ़ेंगे ये कीमोरिसेप्टर काम करेंगे, CSF के अंदर HI और CO2 बढ़ेंगे तो ये कीमोरिसेप्टर काम करेंगे। फाइनली कीमोरिसेप्टर करते क्या हैं? चाहे ये कीमोरिसेप्टर हो या ये कीमोरिसेप्टर हो, HI और CO2 अगर बढ़ेगा तो सिग्नल सीधे कहां भेजेंगे? ये भेजेंगे सिग्नल MO के पास कि भाई HI और CO2 ब्लड में बहुत ज्यादा है, एक्टिवेट हो जाओ, दौड़ लगाना चालू कर दो, रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ा दो, और तुरंत ही क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगी रेट ऑफ ब्रीथिंग, बढ़ गई रेट ऑफ ब्रीथिंग। ये होता है केमिकल रेगुलेशन। ठीक है, दो फ्लूइड है, दोनों फ्लूइड में HI और CO2 को आइडेंटिफाई करने के लिए कीमोरिसेप्टर्स लगे। HI और CO2 अगर अंदर बढ़ते हैं तो तुरंत कीमोरिसेप्टर MO के पास सिग्नल भेजेंगे, MO रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ा देगा। सिंपल, ये है केमिकल रेगुलेशन। तो नर्वस रेगुलेशन और केमिकल रेगुलेशन मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, नो डाउट। अच्छा, अब बात कर लेते हैं डिसऑर्डर।
गिने चुने 3 डिसऑर्डर दे रखे हैं। एक तो दे रखा है एम्फाइसीमा, इसमें जो अंडरलाइन कर दिए वो ध्यान रखनी है। एम्फाइसीमा क्या है? वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है एम्फाइसीमा, और इन्फ्लामेशन होता है ब्रोनकाई एंड ब्रोनक्यूल से। समझ रहे हो? मैं बात कर रहा हूं अभी एस्थमा की, एम्फाइसीमा बोल गया, एस्थमा, ठीक है। एस्थमा की बात कर रहा हूं। एस्थमा एक एलर्जिक डिसऑर्डर है, एलर्जिक डिसऑर्डर है। ये क्या है? एक एलर्जिक डिसऑर्डर है। ठीक है, ये एलर्जी है एक तरीके से, एस्थमा इज एलर्जी। तो एस्थमा एलर्जी क्या है? जो हमारे लंग्स के ट्रैक हैं, स्पेशली दो ही याद रखने हैं, ब्रोनकाई और ब्रोनक्यूल, ब्रोनकाई एंड ब्रोनक्यूल। अगर इनके अंदर इन्फ्लामेशन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। गर्दन दबा ली किसी ने, अब सांस लो तो साउंड प्रोड्यूस होती है। इस साउंड प्रोड्यूस होने को उसको वीजिंग साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वीजिंग साउंड। तो वीजिंग साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है ना, ये इंडिकेट कर रही है कि भाई एस्थमा हो गया इसको, ठीक है। और एम्फाइसीमा क्या होता है? एम्फाइसीमा स्मोकर्स को होने वाली प्रॉब्लम, समझ रहे हो? जो सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, सावधान, जो धुएं के छल्ले उड़ा रहे हैं, अब जिंदगी उनके छल्ले उड़ाएगी, ठीक है। अगर आप स्मोकिंग करते हो, अलर्ट हो जाओ भाई, क्योंकि आपके लंग्स के अंदर क्या होते हैं? अंदर छोटे छोटे ऐसे एल्वुलर सैक्स होते हैं, ऐसे एल्वुलर सैक। अगर आप स्मोकिंग करोगे ना, तो इन एल्वुलर सैक के सेप्टम्स होते हैं, ये सेप्टम ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। ये सेप्टम डाइजेस्ट हो जाएंगे और आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, कुछ ऐसा रह जाएगा, ऐसा 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 ऐसा। तो सरफेस एरिया क्या हो गया? रिड्यूस नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग करने से लंग्स के अंदर CO2 का लेवल बढ़ेगा, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा। इसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन लेवल कम होने से लाइसोसोम्स होते हैं, सेल्स सुसाइड बैग होते हैं, फट जाते हैं। उनमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो इन सेप्टम को डाइजेस्ट कर देते हैं, तो सरफेस एरिया घट जाता है, ठीक है। वही लिखा, इट इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर। क्वेश्चन आएगा, क्रोनिक कौन सा? इट इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर। इसमें हो क्या रहा है? एल्व्यूलर वॉल जो है बेटा, वो डैमेज हो रहे हैं। रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया घट रहा है, घट गया। किसकी वजह से होता है? सिगरेट पीने की वजह से होता है, स्मोकिंग की वजह से होता है। ये क्वेश्चन बन जाते हैं सिंपल, ठीक है। और तीसरा है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जो आपके ऑक्यूपेशन, आपके काम काज से जुड़ा हुआ है। अगर आप कोयले की खदानों में काम करते हो, कोयले की खदानों में काम करते हो, तो कोल डस्ट रिलीज होती है, वो लंग्स में जाती है। कॉटन इंडस्ट्री में काम करते हो तो कॉटन फाइबर लंग्स में जाते हैं। सिलिका इंडस्ट्री में काम करते हो तो सिलिका फाइबर आपके लंग्स में जाते हैं। समझ रहे हो? आप ट्रैफिक पुलिस वाला काम करते हो तो वो पॉल्यूटेंट आपके लंग्स में जाते हैं। फाइनली करते क्या है? लंग्स में जाकर के फाइब्रोसिस कर देते हैं। प्रोलिफरेशन ऑफ कॉलिजन फाइबर, कॉलिजन फाइबर की मात्रा बढ़ा देंगे, फाइब्रोसिस। सबसे पहले इन्फ्लामेशन करेंगे, जो लीड करेगा फाइब्रोसिस को। किसको लीड करेगा? फाइब्रोसिस को। फाइब्रोसिस का मतलब क्या होता है? प्रोलिफरेशन ऑफ कॉलिजन फाइबर। जब लंग्स के अंदर ये फाइब्रस टिश्यू बन जाएंगे ना, तो आपके लंग्स डैमेज हो जाएंगे, और लंग्स ही डैमेज हो गए, फिर बचा क्या? कुछ नहीं, खत्म खेल, ठीक है। सीधी सी बात है, इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉजिंग सीरियस लंग्स डैमेज, ठीक है। तो मास्क पहनना चाहिए, इसलिए ऐसी इंडस्ट्री में कहा जाता है वर्कर्स इन सच इंडस्ट्रीज शुड वेयर प्रोटेक्टिव मास्क, जरूरी है, ठीक है। तो इसको ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बोलते हैं, जो आपकी ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। पहले मैं था, चौक से पढ़ाता था, चौक तमाम लंग्स में जाती थी, तो मैं भी डरता था कहीं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ना हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग अनुलोम विलोम किया करते थे, भस्त्रिका किया करते थे, कपालभाति किया करते थे, जिससे कि लंग्स की सारी गंदगी बाहर आए, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात? क्योंकि धीरे धीरे ये फाइब्रोसिस को स्टिमुलेट कर देते हैं, ठीक है। चलो, ये तीन ही डिसऑर्डर दे रखे हैं। अब फाइनली एक छोटा सा और दे रखा है, ये नहीं दे रखा, पर क्वेश्चन नीट में मिले हुए हैं, तो उसको मैं अलग से एडिशनल ऐड कर रहा हूं। अल्टीट्यूड सिकनेस, जब आप पहाड़ों पर जाते हो तो आपको क्या हो जाता है? देखो, जब आप नीचे से ऊंचे पहाड़ों पर जाओगे, लाइक रोहतांग, लद्दाख, तो क्या होगा? आपको अल्टीट्यूड सिकनेस होगी।
जब आप लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड पर जाते हो तो हाई एल्टीट्यूड पर क्या होगा, हाई एल्टीट्यूड पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा। इससे क्या होगा, इसकी वजह से HbO2 डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, समझ रहे हो, और ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, डिक्रीज ऑक्सीजन इन ब्लड। सिंपल सी बात। जब आप लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड पर जा रहे हो तो वहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, तो कम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा तो HbO2 डिसोसिएशन चालू हो जाएगा, टूटना चालू हो जाएगा, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, आपको हाइपोक्सिया हो जाएगा। इसकी वजह से आपको डिजीनेस हो जाएगी, ठीक है, आपको कह सकते हो नाउसिया, उबकाई जैसी आएगी, वॉमिटिंग भी हो सकती है, ठीक है, हेडेक हो जाएगा, ब्रीथलेसनेस हो जाएगी, आपका हार्ट रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आप समझ रहे हो, ये सब क्या है, ये वो सिकनेस है जो अक्सर कर लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, ठीक है, ये चीजें होती हैं। ऐसे कंडीशन पर क्या होगा, इस कंडीशन पर क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये आपकी बॉडी के लिए इमरजेंसी कंडीशन है। जब ये कंडीशंस होगी ना तो ये कंडीशन किसको स्टिमुलेट करेंगी, अब कंसेप्ट वही आ गया, स्टिमुलेट जेजी सेल, किडनी के जेजी सेल याद आ गए होंगे, जे जी सेल्स ऑफ किडनी, सीधा सिग्नल किडनी के जेजी सेल के पास जाएगा, जो मैं अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, ठीक है। किडनी के अंदर जेजी सेल होते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, जो इमरजेंसी में रेनिन रिलीज करते हैं, ठीक है। एक मैं यहां बता रहा हूं एराथ्रोपोइटिन, तो ये जेजी सेल का रिलीज करते हैं, ये रिलीज करेंगे, रिलीज एराथ्रोपोइटिन, और ये एराथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या काम करता है, ये कराता है एराथ्रोपोइसिस, एराथ्रोपोइसिस, एराथ्रो मतलब आरबीसी, यानी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो आपकी बॉडी के अंदर आरबीसी का नंबर बढ़ना चालू हो जाता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, जितना हीमोग्लोबिन सैचुरेट होना चाहिए उतना तो हो नहीं पाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन पूरी पहुंचानी है, तो आपको नंबर ऑफ आरबीसी या हीमोग्लोबिन का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, तो पहुंच जाएगा, ठीक है। मानो आप यहां से लद्दाख जाते हो, आप पूरा ट्रक भर के नहीं ले जा सकते, आप आधा ही ट्रक लेके जा सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो। आप फ्लैट पे सप्लाई कर रहे थे, 10 ट्रक से काम चल रहा था, अब लद्दाख भेजना है उतना ही आइटम, पटसरते ट्रक आधा भर के जाएगा, तो आपको 10 की जगह 20 ट्रक चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, एरेथ्रोपोइसिस होगी, तो नंबर ऑफ आरबीसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी। तभी तो पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के गाल लाल लाल होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उनका नंबर ऑफ आरबीसी ज्यादा होता है। समझ में आया नहीं आया, ये है अल्टीट्यूड सिकनेस। सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे से हर तरीके के। माउंटेन सिकनेस, भाई ऊपर जाओगे ये कम होगा, डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, ये प्रॉब्लम आनी चालू हो जाएंगी। इनका सॉल्यूशन क्या है, कुछ दिन रुकोगे वहां पर तो ऑटोमेटिकली किडनी से एराथ्रोपोइटिन निकलना चालू कर देगा, कुछ दिन रुकोगे तब, ठीक है, तब एराथ्रोपोइसिस होगी और आपके अंदर आरबीसी काउंट बढ़ना चालू हो जाएगा। एक दिन में नहीं होता, रुकना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, तब आपके गाल लाल लाल होंगे। समझ में आई या नहीं आई, तो ये यहां का आकर के चैप्टर आपका एंड हो जाता है।
एक एक कंसेप्ट बेटा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 3 लेक्चर के अंदर 6 लेक्चर के चैप्टर को कराया है पूरे कंसेप्ट के साथ, पूरी एनसीईआरटी के साथ, समझ रहे हो, और पूरे इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, तो कमेंट तो बनता ही है यार। ठीक है, एक कमेंट कर देना। अगेन आज मैंने बताया गुरु पूर्णिमा है। ठीक है, बहुत अहम दिन है आपके लिए। तो आपके गुरुजनों का, आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा रहे और आप अपने टारगेट को अचीव करो। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय। मिलते हैं अगले लेक्चर में फुल एनर्जी के साथ। बाय बेटा, बाय।